कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है। लेकिन हमारे हीरो की एक दुख से भरी कहानी है। उसकी एक छोटी बहन थी। उसकी मौत एक ऐसी बीमारी से हुई जिसका कोई इलाज नहीं था। उस दिन हमारे हीरो ने डिसाइड किया वो एक ऐसी दवाई का आविष्कार करेगा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर देगी। उसने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी। कई दिन तो वो अपना खाना पीना भूल जाता था। एक दिन जब वो बहुत ज्यादा थक गया, उसने सोचा कि 40 मिनट्स का ब्रेक ले लिया जाए। पर जब हीरो की आंखें खुली, वो मर चुका था। सोते वक्त ही उसकी मौत हो गई थी। हमारे हीरो फाल्मा का एक नई दुनिया में रिइंकार्नेशन हुआ है। जब उसकी आंखें खुली, एक लड़की उसके लिए परेशान हो रही थी। वो कहती है कि आपको हिलना नहीं चाहिए, आपके ऊपर बिजली गिरी थी। फाल्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी आवाज में बदलाव देखता है। वो अपने हाथों को देखता है जो बच्चे जैसे थे। उस लड़की का कहना था कि फाल्मा पर बिजली गिरने के कारण वो कई दिनों से कोमा में था। फाल्मा माफी मांगता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो लड़की उसको शीशा दिखाती है जिसको देख वो एकदम हैरान हो गया था। वो एक बच्चे की बॉडी में फंस गया है। उसे इस दुनिया का, इस शरीर का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी का उसे सब कुछ याद है। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर दर्द होने लगता है। वो उस लड़की से, जो कि उसकी मेड शार्लॉट है, उससे इस बैंडेज को हटाने के बारे में पूछता है। ये सुनते ही वो तुरंत गर्म पानी ले आती है। जब फाल्मा उस बैंडेज को हटा रहा था तब उसे एक मार्क दिखाई देता है। उस मार्क को देखकर शार्लॉट घबरा जाती है और खुशी के आंसू रोना शुरू कर देती है। फाल्मा कहता है कि ये उसके ऊपर बिजली गिरने की वजह से हुआ होगा। तभी शार्लॉट बोलती है कि ये निशान सबूत है कि आपको गॉड ऑफ मेडिसिन ने चुना है। फाल्मा तो ब्लैंक ही हो जाता है। वो तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। शार्लॉट को तो यकीन ही नहीं होता कि फाल्मा गॉड ऑफ मेडिसिन को कैसे भूल गया, जबकि उनका पूरा परिवार उनकी पूजा करता है। फाल्मा शार्लॉट को बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और वो उसकी बातें सुनकर और भी कंफ्यूज हो रहा है। तो शार्लॉट सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम शार्लॉट है और फिर उसे उसका ही घर घुमाते हुए बताती है कि वो रॉयल फार्मासिस्ट फैमिली से है, जो रॉयल फैमिली के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। यहाँ तक कि फाल्मा का परिवार मैजिक का यूज करने में भी माहिर है। फाल्मा पूछता है, तो क्या मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ? शार्लॉट घबराते हुए बोलती है कि अब आप ये मत बोलना कि आप मैजिक करना भी भूल गए हो। अगर ऐसा हुआ तो फाल्मा को परिवार से ही निकाल दिया जाएगा। फाल्मा क्लियर कर देता है कि वो मैजिक करना भी भूल गया है। शार्लॉट अपने आप को तसल्ली देते हुए सोचती है कि शायद मास्टर मजाक कर रहे हैं। वो फाल्मा को बताती है कि वो वाटर मैजिक में बहुत अच्छा था। उसी दिन फाल्मा अपने रूम में वाटर मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है। उसने वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को इमेजिन किया। अचानक फाल्मा का वो मार्क ग्लो करने लगा था। अचानक फाल्मा के हाथों पर पानी तैरने लगता है। ये देख फाल्मा घबरा गया था। वो खिड़की से बाहर सारा पानी फेंक देता है, पर अब वो उस प्रेशर को रोक नहीं पा रहा था। किसी तरह फाल्मा का वो मार्क ग्लो होना बंद हो जाता है, जिससे उसके हाथों से पानी निकलना भी रुक गया था। फाल्मा के मैजिक से भीगी हुई शार्लॉट बहुत ही ज्यादा खुश थी। शार्लॉट को आखिर राहत मिली कि फाल्मा मैजिक यूज कर सकता है। फाल्मा ने अपने मैजिक के बारे में काफी सोचा। उसने रियलाइज किया कि वो जिस भी एलिमेंट के फॉर्मूले के बारे में सोचता, उस एलिमेंट को वो क्रिएट कर पा रहा था और अपने दूसरे हाथ से वो उसे इरेज भी कर पा रहा था। शार्लॉट फाल्मा के पास आती है और उसे लाइब्रेरी ले जाती है। वहाँ वो उसे दिखाती है कि यहाँ मौजूद सारी किताबें वो पढ़ चुका है। ये सुनकर फाल्मा एक किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। सरप्राइजिंगली वो इस किताब की लैंग्वेज को समझ पा रहा था। डिनर टाइम। फाल्मा के फादर फाल्मा को ठीक देख काफी खुश थे। वो कहते हैं कि इस खुशी के माहौल में हम तुमसे एक सवाल करेंगे, पर उसकी बीवी मना करती है कि अरे अभी तो ये ठीक हुआ है। फाल्मा बोलता है कि वो तैयार है। उसके फादर उससे एक मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला पूछते हैं, जिसमें ड्रैगन की खाल, छिपकली की पूंछ और चमगादड़ के दांतों का यूज होता है। फाल्मा ने इसका एकदम सटीक ठीक जवाब दिया था। उसके फादर कहते हैं, अब जब तुम ठीक हो गए हो तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर देनी चाहिए। अब फाल्मा ये नहीं जानता था कि कैसी ट्रेनिंग की बात हो रही है। उसने वहाँ हाँ तो कह दिया था, पर अब जो आगे होगा उन सब के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। अब अगले सीन में हमें स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा के दर्शन करवाए जाते हैं, जो कि फाल्मा की मैजिक टीचर है, जिसका नाम एलन है। अब ट्रेनिंग के दौरान फाल्मा को शांत और डिसिप्लिन में देख
एलन को शक होने लगता है कि कहीं ये कोई बहरूपिया तो नहीं है। फाल्मा बहाने बनाते हुए बोलता है कि उसके ऊपर बिजली गिरने के कारण उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। एलन उसकी बात को मान लेती है और उससे डिवाइन आर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछने लगती है। अब फाल्मा को डिवाइन आर्ट के बारे में कैसे ही पता होगा। वो तो मन में सोचता है कि अगर मुझे पता होता तो तुझे टीचर रखता ही क्यों। एलन उसे डिवाइन आर्ट के बारे में बताते हुए एक नदी किनारे ले चलती है और फाल्मा को उसकी जादुई छड़ी निकालने को कहती है। फाल्मा तो जादुई छड़ी लाया ही नहीं। ये सुन के एलन उसे अपनी दे देती है जादुई छड़ी। एलन फाल्मा को एक मैजिक स्पेल करके दिखाती है और उसके बाद फाल्मा भी उसी मैजिक को ट्राई करता है। सरप्राइजिंगली फाल्मा का किया मैजिक स्पेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इतना पावरफुल था कि एलन हैरान हो जाती है। वो फाल्मा की बॉडी का माना चेक करने लगती है। उसने फाल्मा को एक टूल पकड़ा दिया जो माना मेजर करता है। जैसे ही फाल्मा अपना माना रिलीज करता है वो टूल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख एलन की फट के चार हो जाती है। इतना पावरफुल मैजिक या तो गॉड या तो डीमन लॉर्ड के पास ही हो सकता है। वो एलन के कंधे पर वही चमकता निशान देखती है। उसने पहचान लिया था कि ये गॉड ऑफ मेडिसिन का निशान है। एलन बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। उसका चश्मा टूट गया था। वो एलन को बोलती है कि वो कभी भी किसी के सामने माना मेजर टूल को ना पकड़े, यहाँ तक कि उसके खुद के फादर के सामने भी नहीं। सीन शिफ्ट होता है और एलन और फाल्मा एक बेंच पर बैठे हुए थे। एलन अभी भी डरी हुई थी। ये देख फाल्मा कुछ फनी करने की कोशिश करता है और ये वामन की लड़की उसके चक्कर में फंस भी जाती है। अब जब फाल्मा अपने हाथों से स्कोप बना के एलन को हंसाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक नई स्किल के बारे में पता चलता है। ये डिवाइन आइज थी। इसकी मदद से फाल्मा किसी की भी बॉडी के अंदर की इंजरी को देख सकता है। इन डिवाइन आंखों से वो एलन को बताता है कि उसकी आंखों में और उसकी उंगलियों में चोट है। एलन सरप्राइज हो जाती है कि उसे ये कैसे पता। वो उसे बताता है कि जब वो उसकी बॉडी को स्कैन कर रहा था तब उसकी फिंगर ग्लो कर रही थी। एलन और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है। उसे तो शक होने लगा था कि एलन इंसान ही नहीं है। तभी उसकी नजर एलन की परछाई पे पड़ती है जो कि थी ही नहीं। ये देखने के बाद एलन बिन कुछ सोचे वहां से भाग जाती है। अगले दिन क्लास लेने एलन आई ही नहीं। फाल्मा के फादर उसे बताते हैं कि एलन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिस वजह से आज वो उसकी क्लास नहीं ले पाएगी। उसके फादर ने उसे एक दवाई दी जिसको उसे एलन तक पहुंचाना था। रूम से बाहर निकलते ही फाल्मा उस दवाई को स्कैन करने लगता है। उसे पता चला कि ये दवाई इतनी भी असरदार नहीं है। उसने उस पर कोई जादू किया जिससे अब ये बेहतर असर करेगी। हम एलन को देखते हैं जिसने आर्मर पहना हुआ था। वो फाल्मा को देख डरते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। फाल्मा अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है और कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। एलन उस पे यकीन करती है और अपने सिर से हेलमेट को उतार देती है। उसकी शक्ल को देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितनी बीमार है। वो फाल्मा से उसके यहाँ होने की वजह पूछती है। फाल्मा उसे बताता है कि उसके फादर ने उसके लिए दवाई भेजी है और साथ ही उसने इस दवाई को बेहतर भी कर दिया है। ये सुन एलन फिर से घबराने लगती है। वो पूछती है कि क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है मुझे मारने के लिए। फाल्मा हैरान होते हुए कहता है कि अरे ये तुम क्या बक रही हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा, बल्कि इस दवाई को खाने से वो जल्दी ठीक हो जाएगी। पर एलन को उस पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिर फाल्मा उसके पास आके उसके हाथों को पकड़ता है। वो कहता है कि आप मेरी टीचर हैं, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, और एलन को फूल देके वो वहाँ से निकल जाता है। उसने एलन को पटा लिया था। वो थोड़ा शर्माने लगी थी। अगले दिन एलन फाल्मा को ट्रेन करने आई थी, लेकिन ये क्या, आज भी उसने आर्मर पहना हुआ है। उसका कहना था कि उसे अपने स्टूडेंट पे तो भरोसा है पर उसके मैजिक पर नहीं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसने ये आर्मर अपनी सुरक्षा के लिए पहना है। वो फाल्मा को थैंक यू भी कहती है। कल जो उसने मेडिसिन दी थी उससे वो जल्दी ठीक हो गई। अब ट्रेनिंग शुरू करने के बाद एलन एक बार फिर फाल्मा का मैजिक देख हैरान हो गई थी। सीन चेंज होता है और हम फाल्मा को सभी को ताड़ते हुए देखते हैं। उसने अपनी डिवाइन आई की मदद से सबकी अंदरूनी चोट को देखना शुरू किया। वो उन्हें नोट कर लेता है और तय करता है कि वो सभी के लिए दवाई बनाएगा। फाल्मा अपनी लैब में अपने मैजिक से दवाई बनाना शुरू भी कर देता है। दवाई के बनने के बाद वो सीधा शार्लोट के पास जाता है। उसने वो दवाई शार्लोट को दे दी। हम देखते हैं कि शार्लोट इतनी खुश हुई थी कि वो लगभग वहाँ रोने ही लगी थी। वो फाल्मा को ये सब करने के लिए थैंक्स कहती है।
जिसके बाद ये लोग सभी में वो दवाइयाँ बांट देते हैं। फाल्मा से मिली दवाइयाँ देखकर ये लोग भी बहुत खुश हुए थे। एक रॉयल फैमिली फार्मासिस्ट के द्वारा मेडिसिन ट्रीटमेंट मिलना ये कोई आम बात नहीं है। असल में ये लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं। यहाँ पे शार्लोट इस बात का भी जिक्र करती है कि कैसे दुनिया में लाखों लोग सही इलाज ना मिलने के कारण मारे जाते हैं। ये बात फाल्मा के दिल पर आके लगी थी। अगले दिन डिनर के टाइम जब फाल्मा अपने माता पिता को देख रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ उसकी बहन नहीं है। उससे पता चलता है कि उसकी बहन को चिकन पॉक्स हो गया है और ये बीमारी मरीज से दूसरों में फैलती है, इसीलिए उसे अपने रूम में क्वारंटीन करके रखा गया है। अब यहाँ फाल्मा सोचता है कि ये बीमारी उसकी दुनिया में भी थी, लेकिन यहाँ ये बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन फाल्मा को इसका इलाज पता था। इसके बाद ही उसने तुरंत दवाई बनाना शुरू कर दिया। वो उस दवाई को अपनी बहन के खाने में मिला देता है, जिसके बाद वो अपनी बहन से मिलने गया। अपने भाई को यहाँ देख वो घबरा जाती है। वो बोलती है कि फादर ने सबको मेरे पास आने से मना किया है। फाल्मा उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि वो उसके लिए दवाई लेकर आया है। उसकी बहन ब्लांच वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि इस दुनिया में अब तक इस बीमारी की कोई दवा नहीं बन पाई है। फाल्मा घबराने लगता है और झूठ बोलता है कि इस दवाई के बारे में उनके फादर की किताब में ही लिखा हुआ था, शायद वो भूल गए होंगे। है वो अपनी बहन को इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है, जिसके बाद वो ब्लांच को खाना खिलाता है। वो उसके पास ही रुका रहा और उसका पूरा ख्याल रखा। ब्लांच कहती है आज फाल्मा बहुत अलग बर्ताव कर रहा है। इससे पहले वो कभी भी उसके साथ नहीं खेला करता था। उसे अपना ये वाला भाई बहुत ज्यादा पसंद है। फाल्मा को अपनी छोटी बहन याद आ गई थी। कुछ दिनों बाद ब्लांच एकदम ठीक हो जाती है। फाल्मा इसके बाद एक मिनी माइक्रोस्कोप बना लेता है, क्योंकि वो हर बार अपनी डिवाइन आई का यूज यूं खुले में नहीं कर सकता। उसी वक्त उसके रूम में कोई आ गया था। वो उसे बताने आया था कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं। फाल्मा अपने फादर से मिलने गया, लेकिन यहाँ सिर्फ उसके फादर ही नहीं कई और लोग भी मौजूद थे। फाल्मा के फादर उसे अपना सामान पैक करने को कहते हैं। उन्हें रॉयल कैपिटल के लिए तुरंत रवाना होना होगा। अगले सीन में हमें रॉयल पैलेस दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि प्रिंसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो मरने की कगार तक पहुंच चुकी है। उनके इलाज के लिए वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर और फार्मासिस्ट को बुलाया गया है। सभी डॉक्टरों ने फार्मासिस्ट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर कोई भी बीमारी को पकड़ ही नहीं पाया। वहाँ सभी ने हार मान ली थी। यहाँ तक कि फाल्मा के फादर ने तक ये कह दिया इनका इलाज नहीं हो पाएगा। वहाँ खड़ा फाल्मा सोचता है ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। फाल्मा अपनी डिवाइन आई का यूज करता है। उसे पता चला कि क्वीन को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। इस बीमारी में कोई दवा काम नहीं करती, सिर्फ पेशेंट को वैक्सीन देकर ही बचाया जा सकता है। पर यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है। यहाँ वाकई क्वीन को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तभी क्वीन के छोटे बच्चे उसके पास आकर रोने लगते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी माँ उनसे दूर चली जाए। अब बच्चों को यूं रोता हुआ देख फाल्मा क्वीन के पास जाता है। वो क्वीन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उनका इलाज करने का मौका दे। उसने वहाँ साफ साफ कह दिया था कि वो इस बीमारी का इलाज जानता है। सभी डॉक्टर वहाँ हैरान हो गए थे। कुछ लोग वहाँ बोलते हैं कि ए बच्चे, क्वीन को परेशान मत करो। उसके फादर भी फाल्मा से कहते हैं फाल्मा ऐसा कुछ मत करो जिससे क्वीन को परेशानी हो। लेकिन तभी क्वीन कहती है ठीक है, मैं तुम्हें अपना इलाज करने की इजाज़त देती हूँ। अब सिर्फ तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अब फाल्मा वापस अपने घर आकर अपनी लैब के दरवाजे को बर्फ से जमा देता है ताकि कोई भी इस कमरे में ना घुस सके। यहाँ की दुनिया अभी तक बैक्टीरिया और वायरस से अनजान है। वो एक ऐसी दवाई बना रहा था जो वायरस को रोक सके। तभी उसके रूम के बाहर उसके फादर उसको आवाज देते हैं। वो कहते हैं फाल्मा, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? लेकिन फाल्मा का पूरा ध्यान अपनी दवाई बनाने में था। गुस्से में आकर उसके फादर लैब के दरवाजे को ही ब्लास्ट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन फाल्मा उनकी बात अनसुनी कर देता है और दवाई बनाना जारी रखता है। उसके फादर गुस्से में आकर आइस मैजिक का यूज करते हैं। फाल्मा ने अपने मैजिक से उनके मैजिक को कैंसिल कर दिया, जिस कारण दोनों के बीच एक वॉल क्रिएट हो जाती है। उसके फादर एकदम हैरान हो गए थे कि फाल्मा ने ये बिना मंत्र बिना स्टाफ के किया था। अब उनके लिए सवाल बदल गया था। वो फाल्मा से पूछते हैं कि वो कौन है। फाल्मा कुछ बोल नहीं पाता। तभी उसके फादर की नज़र फाल्मा के नोट्स पर जाती है। उसमें फाल्मा ने कई सारी दवाइयों का फॉर्मूला लिखा हुआ था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती।
फाल्मा अपने फादर से बोलता है कि उसने ये सब अपने सपनों में देखा था जब उसके ऊपर बिजली गिरी थी। अब फाल्मा के फादर को सब समझ आ रहा था। उन्होंने फाल्मा का वो चमकता निशान भी देख लिया था। उन्हें यकीन नहीं होता कि गॉड ऑफ मेडिसिन ने उनके बेटे को चुना है। फाल्मा अपने फादर से दवाई बनाने की परमिशन मांगता है और वो ये भी कहता है कि अगर वो दवाई बनाने में कामयाब हो गया तो उसके फादर को रॉयल कैपिटल में और भी महत्व दिया जाएगा। फाल्मा के फादर ने साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि दवाई अगर वो बना रहा है तो क्रेडिट भी उसे ही मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि क्वीन ने अपनी जान तुम्हारी काबिलियत पर टिकाई हुई है, तुम्हें भी अपना सब कुछ अपनी दवाई पर टिका देना चाहिए। आखिर एक सच्चे फार्मासिस्ट का काम यही तो होता है। फाल्मा उस दीवार को पिघला देता है। उसके फादर एकदम हैरान हो गए थे। फाल्मा पानी से बर्फ तो बना सकता है लेकिन उसे पिघला नहीं सकता। वो एक बार फिर पूछते हैं कि क्या वो सच में फाल्मा है। फाल्मा कहता है कि वो अपने आप को फाल्मा ही मानता है। अगले दिन फाल्मा दवाई लेकर रॉयल पैलेस जाता है। उसने अपना मुंह ढका हुआ था। ये बात वहाँ मौजूद डॉक्टर और फार्मासिस्ट को अच्छी नहीं लगती। यहाँ फाल्मा के फादर को ना पाकर कोर्ट फार्मासिस्ट फाल्मा से पूछते हैं, क्या तुम्हारे फादर भाग गए हैं? फाल्मा हंसकर जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी क्वीन फाल्मा को अपने पास बुलाती है। तब तक वहाँ फाल्मा के फादर भी आ चुके थे। कोर्ट फार्मासिस्ट फाल्मा के फादर से पूछते हैं, क्या तुम अपने बेटे को रोकोगे नहीं? वो जवाब देते हैं कि फाल्मा ने हम दोनों के स्किल्स को सरपास कर दिया है। क्वीन को दवाई देने से पहले फाल्मा उन्हें कुछ दिखाता है। उसने एक डिवाइस बनाया जिससे बैक्टीरिया को देखा जा सकता था। क्वीन ये देख हैरान थी और पूछती हैं कि ये क्या चीज़ है। वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को भी ये दिखाया जाता है। वो पूछते हैं कि क्या ये कोई कीड़े हैं। फाल्मा उन्हें इन्फेक्शन और बैक्टीरिया के बारे में बताता है और इसको खत्म करने के लिए शायद क्वीन को ये दवाई 1 साल तक भी लेनी पड़ सकती है। फाल्मा एक गिलास में क्वीन को वो दवाई देता है जिसको वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हैं। फाल्मा भी वो दवाई ले रहा था और वो कहता है कि उसने भी अपनी जिंदगी इस दवाई पर टिकाई हुई है। खैर, अब इस दवाई के बन जाने के बाद इस दुनिया में मेडिकल साइंस का एक नया रेवोल्यूशन आया है। अब ये बीमारी वो नहीं रही जिसका कोई इलाज नहीं है। खैर, वहाँ मौजूद डॉक्टर्स फाल्मा से इस डिवाइस के बारे में पूछते हैं। फाल्मा कहता है कि ये कोई मैजिक नहीं, एक डिवाइस है और इसका डिजाइन वो सबको दे देगा। खैर, क्वीन के दवाई लेने के बाद उनको बहुत बेहतर महसूस हो रहा था और ये देख सभी लोग फाल्मा की तारीफ करते हैं। अब इसके कुछ देर बाद फाल्मा वापस अपने फादर के साथ घर लौट रहा था। फाल्मा के फादर ब्रूनो वो याद करते हैं वो दिन जैसे फाल्मा आज घबराया हुआ बैठा हुआ है, वो पहले भी ऐसा था। असल फाल्मा एक नाजुक बच्चा था और ब्रूनो काफी सख्त फादर थे। असल फाल्मा जब भी कुछ करने की कोशिश करता था और वो नहीं हो पाता था तो वो रोने लग जाता था। ब्रूनो का मानना था कि एक सच्चे फार्मासिस्ट को स्किल की नहीं, एक अच्छे दिल की जरूरत होती है जो अपने मरीज को समझ सके। लेकिन वो कभी अपने बेटे को नहीं समझ सके। उन्हें तो ये भी नहीं पता चला कि आखिर उनका बेटा किस दौर से गुजर रहा होगा। लेकिन वो इतना तो जान चुके हैं, जो आज उनके सामने बैठा है वो फाल्मा नहीं है। अब यहाँ से कहानी कुछ महीनों आगे जाती है। फाल्मा जो कि क्वीन को चेक करने के लिए रॉयल पैलेस आया हुआ था। क्वीन को देख लग रहा था कि वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। क्वीन फाल्मा को बताती हैं कि उन्होंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें तो यकीन हो गया था कि वो मरने वाली है, लेकिन अपने बच्चों के खातिर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। ये सब सुन के फाल्मा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो वहाँ से जाते हुए महारानी को अपना ख्याल रखने को कहता है। अगले दिन फाल्मा और उसके फादर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वापस रॉयल पैलेस पहुँच गए थे। आज उन्हें क्वीन की तरफ से सम्मानित किया जाने वाला था। क्वीन सबसे पहले फाल्मा के फादर को सामने बुलाती हैं और उनके कंधे पे मैजिक स्टाफ रख के उन्हें सम्मानित करती हैं। इसके बाद बारी आती है फाल्मा की। उसे भी सम्मानित किया जाता है और उसे रॉयल फार्मासिस्ट का टैग दिया जाता है और उसे परमिशन दी गई पूरे किंगडम में कहीं भी अपनी फार्मेसी खोलने की। ये फाल्मा के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। वो क्वीन का शुक्रिया अदा करता है। अगले ही दिन फार्मेसी बनने का काम शुरू हो गया। क्वीन की तरफ से किंगडम के बेहतरीन कारपेंटर्स भेजे गए थे, लेकिन परेशानी ये थी कि ये सब फाल्मा के लिए बहुत जल्दी हो रहा है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि फार्मेसी कैसी होनी चाहिए। उसने तो हमेशा सोचा था कि वो भी बाकियों की तरह छोटे से शुरुआत करेगा। तभी वहाँ एलन आती है।
उसे यहाँ फाल्मा की मदद करने के लिए ही भेजा गया था। सबकी सलाह लेने के बाद आखिर फाल्मा के मन में एक डिजाइन आता है। उस पर तुरंत जोरों शोरों से काम शुरू हो गया था, पर अब वो सोच रहा था कि फार्मेसी का नाम क्या रहेगा। वो अपनी दवाइयों से लोगों का भला करना चाहता है। वो मन में सोचता है कि पीसफुल फार्मेसी नाम कैसा रहेगा। वैसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी कोई पैरेलल वर्ल्ड में फार्मेसी खोलेगा। और वो ये बात एक कारपेंटर सुन लेता है। तुरंत पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी नाम का एक बोर्ड बन गया था। फाल्मा बेचारा वहाँ खड़ा सोच रहा था कि ये क्या हो गया। तभी वहाँ एलन भी आ जाती है। फार्मेसी का नाम देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हुई। एलन उससे कहती है, नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है। फाल्मा शर्माते हुए कहता है, अरे यार ओके। जब एलन फाल्मा से बात कर रही थी तभी वहाँ हम एक नए शख्स को देखते हैं। वो फाल्मा से पूछता है कि वो यहाँ का नौकर है या फिर यहाँ का बॉस। फाल्मा फेक स्माइल के साथ कहता है, बाप। वो आदमी बोलता है कि तुम तो काफी छोटे हो, फिर भी इस फार्मेसी के मालिक हो। तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम तो बस यहाँ कैंडी ही बना पाओगे। एलन को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर फाल्मा उसे रोकते हुए कहता है कि बकलोली मत कर पकौड़ी। खैर ये आदमी यहाँ की कॉमनर फार्मेसी गिल्ड से आया है और उसने सुना है कि फाल्मा सस्ती दवाइयाँ बेचने वाला है। फाल्मा कहता है कि हाँ वो यहाँ सस्ती दवाइयाँ बेचने वाला है। ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। तभी एलन उनके बीच में आ जाती है और उस आदमी को धमकी देती है कि अगर तुम इस फार्मेसी को बर्बाद करने की सोच रहे हो तो पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। वहाँ उसकी फटके 45 हो गई थी। वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि वो तो यहाँ बस दोस्ती करने आया था, पर एलन उसे लगातार गाली दिए ही जा रही थी। और यहाँ हमें रियलाइज होता है कि ऐसी बंदी हमें भी चाहिए। खैर वो लोग फार्मेसी के अंदर आ गए थे। अब फार्मेसी तो बन चुकी थी, लेकिन इतनी बड़ी फार्मेसी चलाने के लिए वो दोनों काफी नहीं है। फाल्मा को इसी चीज की टेंशन हो रही थी। तभी वहाँ शार्लोट आती है। शार्लोट कहती है कि वो इसमें फाल्मा की मदद करना चाहती है। फाल्मा उसे यहाँ के छोटे मोटे काम पकड़ा देता है, पर शार्लोट बताती है कि वो मैथ में बहुत अच्छी है और वो बिल काउंटर अच्छे से संभाल सकती है। फाल्मा हंस पड़ता है और कहता है कि तुम तो अभी 9 साल की हो। तो शार्लोट भी बोलती है कि आप भी तो 10 साल के हैं। वो बस फाल्मा की मदद करना चाहती है। उसने लगभग वहाँ रो ही दिया था। फाल्मा कहता है कि वो उसको समझता है और उसकी बात को मान लेता है। वो कहता है कि उसे छोटे मोटे कामों में उसकी मदद चाहिए होगी। शार्लोट तो वहाँ खुशी के मारे झूमने लगी थी, लेकिन अभी भी टैक्सेस और डॉक्यूमेंट संभालने के लिए उन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि फाल्मा वापस फूलों का गुलदस्ता लेके घर जा रहा है। आज यहाँ का माहौल काफी उदासी भरा है। फाल्मा को पता चलता है कि उनके परिवार का फाइनेंस संभालने वाला सेड्रिक, जिसने काफी साल उनके परिवार को दिए हैं, आज वो रिटायर हो रहा है। ये बात सभी को आज अचानक से पता चली। सेड्रिक कहता है कि फाल्मा के फादर ने उन्हें सभी कामों से आजाद कर दिया है। शायद वो चाहते हैं कि अब वो कंट्री के लिए भी कुछ करे। फाल्मा ये बात सुनकर कुछ सोचता है और कहता है, क्या आप मेरे लिए काम करोगे? सेड्रिक हाँ तो कह देता है, पर उसे कुछ समझा नहीं था। फाल्मा सीधा अपने फादर से बात करता है सेड्रिक को हायर करने के लिए। फाल्मा के फादर कहते हैं कि उन्होंने सेड्रिक को फ्री कर दिया है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। तभी ब्रूनो वहाँ एक बड़ा सा बक्सा और मंगवाता है। वो पूरा बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ब्रूनो फाल्मा को ये सब तोहफे के तौर पर देता है ताकि वो अपनी फार्मेसी चला सके। इसी बहाने ब्रूनो एक अच्छे फादर होने का फर्ज निभा रहे हैं। इसके बाद वो सेड्रिक की तारीफ भी करते हैं कि वो कितना ईमानदार और फाइनेंस संभालने में कितना माहिर है। तो फाल्मा के मन में सवाल आता है, फिर उन्होंने उसे निकाला क्यों? वो कोई जवाब नहीं देते। उनकी चुप्पी का मतलब फाल्मा समझ गया था कि ये सब उन्होंने उसके लिए ही किया है। अब कुछ वक्त बाद फार्मेसी की ओपनिंग हो जाती है, पर उनकी फार्मेसी के पहले ही दिन कोई कस्टमर नहीं आया। वो लोग इसको लेके बहुत ही उदास थे। फार्मेसी को खुले 1 महीना हो गया, लेकिन कोई पेशेंट नहीं आया। आखिर एक दिन उनकी फार्मेसी में एक कस्टमर आया। वो एक बूढ़े अंकल थे और वो यहाँ एक टॉफी खरीदने आए थे। वो सब इन सब चीजों से परेशान हो चुके थे। तभी वहाँ फाल्मा के फादर और उसकी माँ भेस बदल कर आते हैं, लेकिन इतना सिंपल उन्होंने भेस बदला था कि फाल्मा उन्हें बड़े आराम से पहचान लेता है। फाल्मा उन्हें अंदर लेकर जाता है और बताता है कि उसकी फार्मेसी बिल्कुल नहीं चल रही है। अपने बेटे की ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि वो उसकी फार्मेसी देखना चाहते हैं। सबसे पहले फाल्मा उन्हें दवाइयों से भरा कमरा दिखाता है, फिर वो उन्हें पेशेंट्स के लिए बेडरूम दिखाता है। अब ये सब दिखाने के बाद फाल्मा अपने फादर से पूछता है कि क्या कोई कमी है? ब्रूनो कहता है कि कोई कमी नहीं है। तभी फाल्मा की माँ उसे एक आइडिया देती है।
दवाइयों के साथ वो उसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने की भी सलाह देती है, जो कि सस्ती हो और क्वालिटी में भी अच्छी हो और ऐसी हो जो हर तरह की महिला उसे यूज कर सके। फाल्मा को इस आइडिया में दम लगता है। अब उसके फादर कहते हैं कि अगर वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाएगा तो वो इस बात का ध्यान रखे कि वो केमिकल का यूज ना करे। केमिकल स्किन डिसीजेस का कारण बनती हैं। अब जब उन दोनों के बीच ये बातें हो ही रही थी और ब्रूनो अपनी बीवी की तारीफ कर रहा था, तभी अचानक एक आदमी उसकी फार्मेसी में भगा चला आता है। उसे जल्द से जल्द यहाँ के फार्मासिस्ट को अपने साथ ले जाना था। वो बताता है कि एक लड़की की हालत बहुत खराब हो गई है। फाल्मा तुरंत उसके साथ जाता है। वो वहाँ देखता है कि एक बग्घी के पास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है। फाल्मा को देख ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो बच्चा उठा लाया है, लेकिन फाल्मा इन पे ध्यान न देकर बग्घी के अंदर घुस जाता है। उस बग्घी के अंदर जो लेडी थी उसकी हालत वाकई बहुत खराब थी। वो अपनी आंखें हल्की हल्की सी ही खोल पा रही थी। अपने सामने एक बच्चा देख वो सोचती है, लग गए गुरु। फाल्मा अपनी डिवाइन आई से उसे एग्जामिन करता है। उसे बॉडी में कोई बीमारी नहीं दिख रही थी, लेकिन तभी वो कुछ नसों के पास अजीब से निशान देखता है। ये खुद को दिए चोट जैसे नहीं थे। जिस तरह ये कट लगाए गए हैं ये किसी प्रोफेशनल का काम है। ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से ये लड़की अपने होश आवाज में भी नहीं है। फाल्मा उसे अपनी फार्मेसी ले आता है और उस लड़की का इलाज करने लगता है। जब उसकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है तो वो लोग उससे सवाल करते हैं कि उसने अपने हाथों पे कट क्यों लगाए थे। असल में ये कट इसी लड़की ने ही लगाए थे। नसों पर हल्के कट लगाकर ये जानबूझ के अपना ब्लड लॉस कर रही थी, क्योंकि ऐसा करने से स्किन सफेद हो जाती है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि गोरे लोगों की और सफेद हो जाती है। इसके क्रश ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, पर ये उसके लिए लॉयल थी। इसने सोचा कि अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं, और यही सब बताते हुए वो रोने लग जाती है। माफी मांगती है कि उसकी वजह से उन्हें परेशान होना पड़ा। एलन उसे समझाती है, अगर तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ा है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम औरों का भी दिल तोड़ो। हर एक चीज का बदला होता है। वो लड़की एलन से काफी इंस्पायर होती है और निकल पड़ती है मछलियों को अपने जाल में फंसाने के लिए। अब इसके बाद कहानी कुछ वक्त आगे जाती है। आज फाल्मा का परिवार एक नए शहर में छुट्टियां मनाने आया है और असल में ये जगह कोई ने फाल्मा के फादर को तोहफे में दी है। यहीं पर किंगडम के ज्यादातर व्यापार होते हैं और अधिकतर दवाइयाँ भी यहीं उगती हैं। वहाँ के इंचार्ज ब्रूनो को यहाँ काम करने वाले सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साथ ही साथ ब्रूनो को यहाँ ये भी पता चलता है कि उन्हें ट्रेड करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। एक कंपनी जिसको नेदरलैंड की रॉयल फैमिली चलाती है वो उनके ट्रेड में बाधा बन रही है। फाल्मा वहाँ एक बकवास सा ओपिनियन देता है कि हम थोड़ा बहुत तो लॉस सह सकते हैं, हमें भी लोगों के भले के बारे में सोचना चाहिए। उसका बाप उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है। बाहर शार्लोट और ब्रांच मिट्टी में खेल रहे थे और फाल्मा के आ जाने के बाद वो पानी में खेलने की जिद करने लगते हैं। फाल्मा को पानी में खेलने का शौक नहीं है, लेकिन वो दोनों हद से ज्यादा जिद करने लगते हैं और उनकी मासूमियत के आगे फाल्मा को झुकना ही पड़ जाता है। वहाँ मौजूद एलन भी कहती है, चलो मैं भी नहा लेती हूँ। फाल्मा पूछता है कि आप स्विमिंग सूट लाई हैं? एलन कहती है, मुझे स्विमिंग सूट की क्या जरूरत। फाल्मा की सोच गंदी होने लगती है। खैर ब्लांच को पानी में खेलता देख फाल्मा को अपनी बहन याद आ जाती है। वो भी पिछली दुनिया में फाल्मा से पानी में खेलने की जिद किया करती थी। फाल्मा बात को टाल देता है कि वो अगली साल खेलेंगे। वो भी अपने भाई की बात मान के उससे प्रॉमिस ले लेती है। वो वाकई अपने भाई के साथ पानी में खेलना चाहती थी, पर अगले ही साल उसकी गुप्त बीमारी के बारे में पता चला। फिर जो हुआ हम सभी जानते हैं। अचानक फाल्मा को ब्लांच के चिल्लाने की आवाज आती है। वो किनारे से दूर जा चुकी थी, जिस कारण वो समुद्र के तल में डूबने लगी थी। एलन उसकी मदद करने जाती है, लेकिन उसे भी तैरना नहीं आता। उतने में फाल्मा काफी तेजी से ब्रांच की ओर तैरने लगता है। उसे डर लग रहा था कि क्या वो इस दुनिया में भी अपनी बहन को खो देगा। ब्लांच समुद्र के तल की ओर डूबने लगती है। फाल्मा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अचानक उसका मार्क तेजी से ग्लो करने लगता है। अचानक उस एरिया का सारा पानी गायब हो जाता है। समुद्र के उस हिस्से में वो जगह खोखली हो चुकी थी। पानी वहीं के वहीं थम गया था। वहाँ मौजूद एलन को अपनी आंखों देखे इस चमत्कार पर यकीन नहीं होता। जिस जगह अभी ये लोग खड़े हैं वहाँ पानी सूख चुका है, यानी कि फाल्मा ने सिर्फ पानी हटाया ही नहीं, यहाँ से गायब ही कर दिया है। फाल्मा ये खुद नहीं जानता कि उसने ये कैसे क्या किया है। फाल्मा ब्लांच को वहाँ से बाहर लेकर आता है। उसने फाल्मा को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया था। फाल्मा अपनी डिवाइन आई से ब्लांच को एग्जामिन करता है और तसल्ली करता है कि अब सब कुछ ठीक है। एलन फाल्मा से पूछती है कि वो सब क्या था, लेकिन फाल्मा भी नहीं जानता। वो कहता है कि शायद उसने नेगेटिव एट्रीब्यूट मैजिक का इस्तेमाल किया था, लेकिन एलन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता,
ये मैजिक चीजों को हटा सकता है, लेकिन तुम्हारे किए मैजिक ने वहाँ मौजूद पूरे पानी को गायब ही कर दिया। एलन कहती है कि लेकिन तुमने जो भी किया वो ठीक किया, मैं भी डिवाइन मैजिक की मदद से ब्रांच को बचा नहीं पाती। फाल्मा अपनी बहन को याद कर ब्रांच को कस के पकड़ लेता है। उसने अपनी बहन को बचा लिया था। अब जब फाल्मा रात में अपने कमरे में बैठा हुआ था, आज जो भी हुआ वो उसके बारे में ही सोच रहा था। वो सोचता है कि वो मैजिक करते दौरान उसने वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचा। अगर उसने उस वक्त पानी के होने का वजूद ही मिटा दिया था तो इंसान भी तो पानी से बने हैं, यानी कि फाल्मा का मैजिक इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब फाल्मा अपने आप से ही डरने लगता है कि उसने अगर गलती से ब्रांच को ही नुकसान पहुंचा दिया होता तो। तभी शार्लोट वहां आती है और फाल्मा से पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। फाल्मा ना में जवाब देता है और कहता है कि आज जो भी हुआ उन सब के बाद तो शार्लोट भी थक गई होगी। शार्लोट वहां से जाने ही वाली थी कि तभी वो फाल्मा के चेहरे को देखती है। उसके चेहरे पे चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आज तुमने जो भी किया वो अपनी बहन को बचाने के लिए किया। फाल्मा कहता है कि उसने सबको डरा दिया था। शार्लोट कहती है कि सारी गलती मेरी है, ब्रांच को बचाने की जिम्मेदारी उसकी थी और आपने तो एकदम कमाल ही कर दिया। आपने हीरो की तरह पानी में छलांग लगा दी और एक हीरो की तरह ब्रांच को भी बचा लिया। फाल्मा कहता है कि नहीं, तुमने अच्छा किया, तुम्हें स्विमिंग करना नहीं आता है, तुम्हारा ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेदारी है, तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। ये बातें सुन के शार्लोट बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो वहाँ पे रोने लग जाती है। वो कहती है कि वो फाल्मा के इन शब्दों को कभी नहीं भूलेगी। अचानक सीन चर्च पर शिफ्ट होता है। वहाँ मौजूद प्रीस्ट और फ्रेंच के उस बच्चे की बात कर रहे थे जिसने समुद्र के पास उस बच्चे को देखा जिसने समुद्र का पानी गायब कर दिया। उसने बताया कि वो बच्चा बहुत डरावना है और उसकी एक पूंछ भी है। जहाँ ये सब हुआ, एक प्रीस्ट उस जगह को एग्जामिन करने गया और उसे पता चला कि यहाँ डिवाइन पावर का यूज किया गया है। उन्हें ये भी पता चला है कि उस बच्चे की कोई परछाई नहीं है। इन प्रीस्ट ने उस बच्चे को खत्म करने का निश्चय कर लिया था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज फाल्मा की फार्मेसी में बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि ये लोग बीच में एक ट्रिप पर जो चले गए थे। हमें ये भी पता चलता है कि अब तो फाल्मा की दवाइयाँ भी अच्छे से बिकने लगी हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी चर्च के दो प्रीस्ट फाल्मा की फार्मेसी में काफी देर से खड़े हैं। वो लगातार फाल्मा को ही घूरे जा रहे थे। फाल्मा ने भी ये नोटिस कर लिया था। वो एलन से इन लोगों के बारे में पूछता है। एलन कहती है कि वो फार्मासिस्ट तो नहीं लगते। शार्लोट ने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी पर वो बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। शार्लोट कहती है कि हमें गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, पर फाल्मा मना कर देता है क्योंकि वो उनके मेहमान हैं। अगले दिन की सुबह सुबह जब गार्ड्स अपनी मॉर्निंग ड्यूटी पर आए ही थे तभी वो देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी तेजी से फार्मेसी की ओर आ रही है। वो फार्मेसी से जा टकराई थी। ये बात जब ब्रूनो को पता चलती है वो गार्ड्स पर बहुत गुस्सा करते हैं। ब्रूनो को शक है कि यहाँ मौजूद मेडिकल गिल्ड ये सब कर रही है। वो लोग क्वीन को इन्फॉर्म करने का फैसला करते हैं। वहाँ पीछे खड़ा फाल्मा सोच रहा था कि ये मेडिकल गिल्ड ने करवाई है या फिर उन सफेद कपड़े वाले लोगों ने। फाल्मा अपने फादर को अभी कोई भी फैसला लेने से मना करता है। हो सकता है कि चीजें कुछ अलग हों और बात आगे बढ़ जाए। अब उस घोड़ा गाड़ी के द्वारा आया हुआ कचरा वो लोग साफ कर रहे थे। वो देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी ने फार्मेसी के अंदर तक नुकसान पहुंचाया है। क्लीनिंग मैजिक भी यहाँ काम नहीं कर रहा था, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब तभी हम वही बूढ़े वाले अंकल को देखते हैं जो अपने ताकतवर क्रू के साथ फाल्मा की फार्मेसी में आए हैं। ये लोग फाल्मा की फार्मेसी को ठीक करने आए हैं क्योंकि फाल्मा बहुत अच्छा बच्चा है और उन्हें इसकी दुकान की कैंडी बहुत पसंद है। फाल्मा उनकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है और वो लोग काम पे लग जाते हैं। देखते ही देखते टाउन के सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। वो फाल्मा से कहते हैं कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फाल्मा उनके लिए सस्ती दवाइयाँ बनाता था। वो इतना अच्छा था जिस कारण सभी लोग उसकी मदद करने आ जाते हैं। बंदे ने पैसे नहीं नाम कमाया है। फाल्मा और सेड्रिक ये देख काफी इमोशनल हो गए थे। तभी रोते हुए एक लड़की वहाँ आती है। वो बताती है कि उसके फादर गर्मी से बेहोश हो गए हैं। उसने उन्हें उठाने की भी कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। सभी लोग फाल्मा को उसका इलाज करने को कहते हैं, यहाँ पर वो सब संभाल लेंगे। फाल्मा भी उस लड़की को लेके उसके साथ जाने लगता है। रास्ते में हम देखते हैं कि इस लड़की का बर्ताव काफी अजीब है। वो लड़की फाल्मा को टाउन से काफी दूर ले आई थी। अचानक फाल्मा पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की गायब थी और तभी फाल्मा देखता है उन सफेद कपड़े वाले लोगों को
जिन्होंने उसे घेर लिया है। वो फाल्मा से सीधा सवाल करते हैं कि तुम वही हो ना जिसने समुद्र के पानी को गायब कर दिया था। फाल्मा को एलन की वो क्लास याद आती है जब उसने उसे चर्च के बारे में बताया था। चर्च वो जगह है जहाँ डिवाइन आर्ट और नोबल्स की सारी जानकारी मौजूद है और चर्च ही नोबल परिवार के बच्चों को डिवाइन आर्ट देते हैं। इनका पद क्वीन से भी ऊपर होता है और इनका बस यही काम नहीं, ये लोग इविल स्पिरिट को भी खत्म करते हैं। उनमें से ही एक ऑफिसर फाल्मा के सामने खड़ा था। वो कहता है कि तुम खुलेआम कैसे घूम सकते हो। वो फाल्मा को इविल स्पिरिट बता रहा था। फाल्मा कहता भी है कि आपको कोई गलतफहमी है, मैं एक आम इंसान हूँ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सैलमन फाल्मा को पकड़ने के लिए उस पर बाइंड मैजिक का यूज करते हैं, पर फाल्मा के ऊपर उस मैजिक का असर ही नहीं होता। वहाँ मौजूद बाकी ऑफिसर्स ने भी अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन फाल्मा के आगे किसी का मैजिक काम नहीं करता। इससे परेशान होके वो लोग स्वॉर्ड डांस ऑफ आर्ट का यूज करते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं किया। फाल्मा फिर बोलता है कि मैं एक आम इंसान हूँ, मुझ पे ये काम नहीं करेगा। सैलमन कहता है कि हमें इस बच्चे को जिंदा ही पकड़ना होगा। वो सभी मिलकर फाल्मा पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हमला करते हैं, लेकिन इस बार फाल्मा का माथा खिसक गया था। उसने बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान बना दी। फाल्मा का ये रूप देख सैलमन आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिर जाता है। फाल्मा उन्हें धमकाता है कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है और ना ही वो उन्हें चोट पहुंचाना चाहता है। तभी सैलमन की नजर फाल्मा के उस निशान पर जाती है जो पेनेस्थेसिया का होली मार्क है। यही वजह है कि फाल्मा की कोई शैडो नहीं है और उसके पास इतनी डिवाइन पावर है। वो सभी लोग फाल्मा के आगे अपना सिर झुका लेते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने बाप को पहचान नहीं पाए, हमें माफ कर दीजिए। अब क्योंकि ये लोग फाल्मा के आगे बुरी तरह हार गए थे, तो जैसा युद्ध में होता है विजेता हारने वाले को मार देता है। तो सैलमन कहता है कि आप मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे साथियों को जाने दीजिए। अब इससे पहले सैलमन अपने आप को मारता, फाल्मा उसका हथियार पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ किसी को मरने की जरूरत नहीं है। फाल्मा अपनी डिवाइन आई से देखता है कि सैलमन का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, जो कि घोड़े के ऊपर से गिरने की वजह से हुआ था। इसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना जरूरी था, लेकिन शायद इस दुनिया में ऑपरेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर फाल्मा ने इसे किसी और के भरोसे छोड़ा तो सैलमन की डेथ हो सकती है। फाल्मा उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहता है। सैलमन ये जानना चाहता था कि फाल्मा ये सब क्यों कर रहा है, उसे तो बल्कि उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। फाल्मा कहता है कि वो बस लोगों की मदद करना चाहता है। वहाँ टेंट लगाया जाता है। फाल्मा भी पहली बार किसी इंसान की सर्जरी करने जा रहा है। अब इसके कुछ देर बाद फाल्मा टेंट से बाहर निकलता है और उन्हें बताता है कि उनके मास्टर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी पहले जैसा होने में उन्हें वक्त लगेगा, लेकिन अभी वो उसे टेंपल ले जा सकते हैं। वो लोग फाल्मा का शुक्रिया अदा करते हैं। फाल्मा कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये उसका काम है। वो बस कहता है कि आज यहाँ जो हुआ वो किसी को ना बताए। वो लोग फाल्मा को मेडिसिन गॉड कहते हैं और उसकी बात को मान लेते हैं। अब इसके कुछ महीनों बाद सैलमन वापस फाल्मा की फार्मेसी में आता है। एलन उनको देख हैरान हो जाती है, क्योंकि चर्च के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का यहाँ आना खतरे की बात थी। लेकिन सैलमन यहाँ फाल्मा का शुक्रिया करने आया था, साथ में स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी लाया था। हमें पता चलता है कि सैलमन का प्रमोशन हो गया है और अब वो चर्च का बिशप बन गया है। सैलमन कहता है कि वो फाल्मा की पूरी तरह मदद करेगा। जो भी फाल्मा के राज को खोलने की कोशिश करेगा वो उसे अकेला ही संभाल लेगा, और उस दिन के लिए माफी के तौर पर वो फाल्मा के लिए एक नायाब गिफ्ट भी लेकर आया है। ये थी मेडिसिन गॉड की छड़ी, जो कि चर्च में संभाल कर रखी हुई थी। ये फाल्मा के डिवाइन पावर को और भी ताकतवर कर देगा। साथ ही ये लड़ाई, हीलिंग और किसी चीज को ढूंढने में भी कारगर है। इसको देखने के बाद एलन का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। इस छड़ी की एक और खास बात थी कि ये अपने मालिक के हिसाब से अपने साइज को मैनिपुलेट भी कर सकती है। लेकिन फाल्मा इस छड़ी को लेने से हिचकिचा रहा था। उसे डर था कि अगर ये खो गई या टूट गई तो क्या होगा। सैलमन बस उसे उस छड़ी को हाथ में लेने को कहता है। जैसे ही फाल्मा ने उसे हाथ में लिया वो चमकने लगी। सैलमन हंसते हुए कहता है कि छड़ी ने आपको मालिक के तौर पे चुन लिया है। एलन इस छड़ी के नशे में पूरी तरह डूब गई थी। वो फाल्मा से उसे छूने के लिए मांगती है, लेकिन जैसे ही छड़ी उसने एलन को दी वो छड़ी उसके हाथों से आर पार हो जाती है। सैलमन बताता है कि बस एक गॉड ही इस छड़ी को यूज कर सकता है। ये सुन एलन फाल्मा को चिढ़ाने लगती है। फाल्मा कहता है कि वो कोई गॉड वॉड नहीं है। सैलमन बताता है कि अगर फाल्मा एक ह्यूमन से भी ज्यादा डिवाइन पावर इसमें यूज करे तो वो इस छड़ी की मदद से उड़ भी सकता है।
एलन अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ से जाते दौरान सैलमन फाल्मा को निश्चिंत रहने को कहता है। जब तक वो चर्च का हेड है वो फाल्मा पर कोई मुसीबत आने नहीं देगा और वो इसका भी पता लगा के रहेगा कि कौन फार्मेसी के अंदर घोड़ा गाड़ी लेकर आया था। और हाँ, वो फाल्मा को एक लॉकेट भी देता है। ये लॉकेट फाल्मा की डिवाइन पावर को कंट्रोल में रखेगी। इसकी मदद से फाल्मा अपनी डिवाइन पावर को पूरी तरह छिपा भी सकता है। यहाँ तक कि इसको पहनने के बाद फाल्मा की शैडो भी दिखाई देने लगेगी। छड़ी से ज्यादा फाल्मा इसको लेकर ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। ऐसा सैलमन के पूछने पर फाल्मा कहता है कि वो बस एक आम जिंदगी जीना चाहता है। इसके बाद फाल्मा शार्लोट के साथ शॉपिंग करने जाता है। रास्ते में एक मेडिकल के पास उसने एक औरत को परेशान होता देखा। वो औरत परेशान थी क्योंकि इस फार्मासिस्ट के पास पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी जैसी दवाई नहीं है। वो कहता है कि वो लोग उनके जैसी दवाई नहीं बना सकते और साथ ही फाल्मा अमीर घर से है। अगर वो सस्ते में दवाई दे भी दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के वो लड़की कहती है तो आप उनके साथ काम क्यों नहीं करते? लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकी गिल्ड के खिलाफ है। फाल्मा ने ये सारी बातें सुन ली थी। फाल्मा वापस फार्मेसी जाके अपनी एक गिल्ड बनाने का डिस्कशन करता है। असल में फाल्मा को भी फार्मासिस्ट की कमी है। एलन सवाल करती है कि वो लोग कौन कौन से स्टोर को अपने साथ जोड़ेंगे। फाल्मा अभी उसी स्टोर को जोड़ने की बात करता है और वक्त के साथ और भी स्टोर उनसे जुड़ते चले जाएंगे। सेड्रिक को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो सभी पेपर वर्क को संभाल लेगा। वैसे ये आइडिया वाकई बहुत अच्छा है। अगर ये सच में सच हो जाता है तो फाल्मा की फार्मेसी पर हमेशा की तरह ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी और फाल्मा भी ज्यादा काम नहीं करना चाहता। खैर, अचानक सीन उसी फार्मेसी के मालिक पर जाता है जिसकी बेटी का बुखार कम ही नहीं हो रहा है। यहाँ दूसरी तरफ मेडिकल गिल्ड ने एक मीटिंग रखी हुई है। यहाँ वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे फाल्मा की फार्मेसी के कारण उनको लॉस हो रहा है। फाल्मा के सस्ती दवाइयाँ बेचने की वजह से कोई उनकी महंगी दवाई खरीद ही नहीं रहा और वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि क्वीन भी उनका साथ दे रही है। हमें पता चलता है कि वो घोड़ा गाड़ी इन लोगों ने ही भेजी थी, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। चीजें बहुत जल्दी पहले जैसे हो गई। वो चश्मे सबको धमकाता है कि अगर कोई भी फाल्मा की फार्मेसी के पास जाएगा या उससे मदद लेगा उसे गिल्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी का इलाज करवाने एक डॉक्टर के पास आया था, लेकिन डॉक्टर वहाँ मौजूद ही नहीं था। वहाँ से गुजर रहा फाल्मा उसे बताता है कि यहाँ का मालिक एक हफ्ते की छुट्टी पर गया है। फाल्मा देखकर ही समझ जाता है कि इस आदमी की बेटी की तबीयत खराब है, पर यह आदमी फाल्मा की मदद लेने से हिचकिचा रहा था। लेकिन अपनी बेटी को मजबूर देख वो फाल्मा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फाल्मा उसे सामने वाले गेट से नहीं बल्कि पीछे वाले दरवाजे से फार्मेसी के अंदर लेके जाता है। उस आदमी को लगा कि ये उसकी हैसियत की वजह से है। अंदर जाके फाल्मा उसे मास्क पहनने को कहता है। अब जाके उस आदमी को समझ आया कि फाल्मा उसे पीछे वाले दरवाजे से क्यों लेकर आया, ताकि बीमारी दूसरों में ना फैले। इसके बाद फाल्मा उसकी बेटी का एकदम अच्छे से इलाज करता है और उसको अच्छे से ट्रीट करते हुए उसको एग्जामिन भी करता है। उस आदमी को यकीन नहीं हो रहा था। आखिर में फाल्मा उस आदमी को बताता है कि उसकी बेटी को बुखार हो गया था। वो आदमी पूछता है कि क्या किसी इविल स्पिरिट ने कब्जा नहीं किया था। फाल्मा पूछता है कि ये सब कौन सिखाता है आपको। अब दवाइयों के सभी इंस्ट्रक्शन देने के बाद फाल्मा उन्हें फ्री कर देता है। वो आदमी नोटिस करता है कि इतने वक्त में ही उसकी बेटी का टेम्परेचर कम हो गया है। फाल्मा ने उन्हें 5 दिन की दवाई दी और वो कहता है कि अगर इसके बाद भी उसे उसकी जरूरत हो तो वो गार्ड से बात कर सकता है। वो आदमी फाल्मा से उसकी फीस पूछता है। फाल्मा कहता है कि फीस बहुत ही कम है। वो चाहता है कि सभी बच्चों का इलाज अच्छे से हो। जिसके बाद फाल्मा अंदर चला जाता है। पैरी कहता है पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी वाकई कमाल की जगह है। इस आदमी का नाम पैरी है। अब पैरी वापस घर लौटने के बाद जब वो अपना काम कर रहा था वो अपनी बीवी को भी पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी और फाल्मा के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर वो फाल्मा का 1% भी होता तो वो अपनी दुकान अच्छे से चला पाता। वो फाल्मा से मदद भी नहीं ले सकते क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। उसकी वाइफ उसका हौसला बढ़ाती है कि वो जानती है कि वो कितनी मेहनत करता है और वो रिस्क भी नहीं ले सकता क्योंकि उनके ऊपर कर्ज भी है और अभी उनकी बेटी छोटी है जिसका भविष्य उनके ही हाथों में है। पैरी ये कहते हुए रोने लगता है कि वो तो अपनी बेटी का इलाज भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो दोनों ही दुखी हो जाते हैं। अगले दिन आज फिर कॉमनर मेडिकल गिल्ड में मीटिंग हो रही थी। वो लोग इसी बात को लेकर परेशान थे कि अब उनकी दवाइयाँ ना के बराबर भी नहीं बिक रही हैं। मोटू बोलता है कि उसने तो अपनी बीवी को फाल्मा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही लगाते पकड़ लिया था।
जिसके बाद उसने उसके सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अब वो कैसे भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं लगा पाएगी। खैर वो पैरी से पूछता है कि उसकी मेडिकल के क्या हाल है, जो कि फाल्मा के फार्मेसी के सबसे करीब है। पैरी बिना कुछ छिपाए सब बता देता है कि फाल्मा की फार्मेसी वाकई कमाल की है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उसने ये भी बताया कि वो अपनी बेटी को भी लेकर गया था। मोटू गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये बस साजिश है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। वो बोलता है कि कॉमनर्स को नोबल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस उनका फायदा उठाना चाहते हैं। वो नोबल्स पे भरोसा नहीं कर सकते, ना ही उन पे डिपेंड हो सकते। वो कभी भी भलाई का काम छोड़ के वापस रॉयल फैमिली के लिए ही काम कर सकते हैं। इसीलिए वो पूरा कंट्रोल फाल्मा के हाथों में नहीं दे सकते, वरना आम लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। पैरी चिल्लाकर कहता है कि हमें उनके साथ काम करने की जरूरत है। मोटू, जिसका नाम बेरोन है, वो बोलता है कि ये क्या तरीका है अपने मास्टर से बात करने का। पैरी कहता है कि उनके काम करने का तरीका एडवांस और लॉजिकल है। हम जो अपने पूर्वजों द्वारा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हम लोग तो खुद भी नहीं जानते कि ये हमारे पेशेंट्स को ठीक करेगी भी या नहीं। हमारी फार्मेसी तुक्के पे चल रही है। बेरोन उसे गिल्ड से निकल जाने को कहता है। पैरी का सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसकी शॉप को पूरी तरह तोड़ दिया गया था। फाल्मा की नज़र उस पर पड़ती है, वो उसका ख्याल पूछने आता है। पैरी बताता है कि उसने अपनी गिल्ड को पैरेलल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिस कारण हालात अब ऐसे हो गए हैं। उनका लाइसेंस भी अब उनसे छीन चुका है। फाल्मा माफ़ी मांगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। पैरी कहता है कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है और वो हार भी नहीं मान सकता। वो कहता है कि वो देश छोड़ के एक नई शुरुआत करेगा। ये सब सुन के फाल्मा उसे बताता है कि वो एक नई गिल्ड शुरू करने की सोच रहा है। अगर वो चाहे तो वो उसे ज्वाइन कर सकता है। ये सुन के पैरी तो रोने ही लगा था। अगले दिन एक नई शुरुआत के साथ पैरेलल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी की एक नई ब्रांच बनके पैरी अपनी शॉप खोलने जा रहा था, पर वो घबरा रहा था। उसे डर था कि क्या उसकी फार्मेसी चलेगी। वो फाल्मा नहीं है, उसकी बेटी उसका हौसला बढ़ाती है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि 50 से ज्यादा लोग उसकी फार्मेसी के बाहर खड़े हैं। पैरी एक बार फिर खुशी के आंसू रोने लगा था। वो सभी का खुले दिल से स्वागत करता है। अचानक सीन चेंज होता है। हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसको मैजिक सर्कल में कैद किया हुआ था, जिसने उसे पकड़ा हुआ है। वो कहता है कि तुमने कई सारे इलाज के तरीके ढूंढे, लोगों ने तुम्हें जीनियस मानना शुरू कर दिया था, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो बड़ी बेशर्मी से कहता है कि एक दिन सभी को मरना ही है। वहाँ मौजूद ब्रूनो उससे गुस्से में पूछता है, तो क्या इसीलिए तुमने सारे एक्सपेरिमेंट जिंदा इंसानों पर किए थे। वो आदमी ब्रूनो का नाम लेते हुए कहता है कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रूनो, इस दुनिया में सिर्फ झूठ ही भरा हुआ है। अचानक ब्रूनो की नींद खुलती है। हम देखते हैं कि ब्रूनो बहुत ही घबराया हुआ है। अब अगले दिन डिनर के टाइम जब पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, उसी वक्त ब्रूनो पेल की भेजी चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। पेल ब्रांच और फाल्मा का बड़ा भाई है, जो दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट मेडिकल फार्मेसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद ब्रूनो फाल्मा को उसके ऑफिस में मिलने को कहते हैं। ब्रूनो बताता है कि कैपिटल के अंदर बहुत जल्द बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें दूर दूर से बड़ी बड़ी हस्तियां भी आने वाली हैं। लेकिन ब्रूनो को पता चला है कि एक अनजान बीमारी लोगों में फैल रही है। ये अजीब तरह की महामारी है जो नेदरलैंड के पास फैलना भी शुरू हो गई है। पेल ने लेटर में बताया है कि इस बीमारी के कारण 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब क्योंकि फेस्टिवल में नेदरलैंड से भी लोग आएंगे, तो यहाँ भी इस महामारी के फैलने का डर है। ये लोग नेदरलैंड के लोगों को आने से रोक भी नहीं सकते। फाल्मा अपने फादर से पूछता है, क्या उनके पास इन्फेक्शन के सैंपल हैं। ब्रूनो बताता है कि उन लोगों को तुरंत ही जला दिया गया था और ये उनके द्वारा बहुत ही सही डिसीजन लिया गया था। ऐसा करने से बीमारी के फैलने की गुंजाइश को कम किया गया है। पेल एक और लेटर अपने बाप को भेजता है। उसने उसमें बताया कि उस बीमारी पर रिसर्च करने की कोशिश की गई, लेकिन जो लोग इस बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे वही लोग इससे इन्फेक्ट हो गए, जिस कारण आखिर में उन्हें भी जलाना पड़ा। पेल ने एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस का भी जिक्र किया है, जिसकी मदद से उन्होंने बैक्टीरिया का स्केच भेजा है। ये फाल्मा का ही वो माइक्रोस्कोप है। खैर, फाल्मा अपने बाप से उस बैक्टीरिया की एक कॉपी मांगता है। यहाँ दूसरी तरफ मेंशन में पैरेलल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी की ही बातें चल रही थी। क्वीन को बताया जाता है कि कैसे पैरेलल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी के बनने के बाद और उसकी दूसरी ब्रांच खुल जाने से उनके किंगडम की लोगों की हेल्थ में 20% का सुधार आया है
और फाल्मा की गिल्ड और उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी तरक्की पर चल रहे हैं, जो कि कुल मिला के सीधा उनकी कंट्री को ही सपोर्ट कर रहा है। क्वीन खुश होते हुए बोलती है कि उन्हें इसकी पहले से ही उम्मीद थी। क्वीन फाल्मा को तोहफे के तौर पर नोबल बैरन बनाने का सोचती है। तभी एक लेडी क्वीन को याद दिलाती है कि अभी भी फाल्मा एक बच्चा है। यहाँ दूसरी तरफ एलन फाल्मा से मिलने आई थी, लेकिन उसे फाल्मा काफी परेशान हालत में मिलता है। फाल्मा एलन को इस आने वाली आपदा के बारे में सब कुछ बता देता है और उन्हें इसे रोकने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। तभी शार्लोट फाल्मा को पेल की भेजी चिट्ठी के बारे में बताती है। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद फाल्मा बड़ा हैरान होता है कि इस दुनिया में भी ये बीमारी है। एलन फाल्मा से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता चला। फाल्मा बताता है कि ये स्केच साफ तो नहीं, लेकिन उसके अंदाजे से ये बीमारी ब्लैक डेथ है। फाल्मा कई सारे फार्मासिस्ट की मदद लेता है ताकि इस बीमारी का सामना कर सके। उसने फेस्टिवल के लिए कई सारे क्वारंटीन भी बनवा दिए हैं। इन लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है ब्लैक डेथ का सामना करने के लिए। फाल्मा कहता है कि इन सब के बावजूद भी नेदरलैंड के लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, और वो बोलता है कि उसे ये बात हायर अप्स में भी बतानी होगी। फाल्मा ब्रूनो को जाके ब्लैक डेथ के बारे में बता देता है। ब्रूनो को भी इसका हल्का अंदाजा था, लेकिन इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है। फाल्मा मन में सोचता है कि धरती पर 210 साल पहले ऐसी ही एक बीमारी के कारण आधा यूरोप खत्म हो गया था। ब्रूनो कैपिटल के लिए निकल रहा था। ये जानकारी वहाँ भी देनी बहुत ही ज़रूरी है। फाल्मा अपने फादर से कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो लोग कैपिटल को कुछ नहीं होने देंगे। फाल्मा ने इन्फेक्शन का पता लगाने का तरीका और एक दवाई बना ली है जो इस बीमारी का इलाज कर सकेगी, लेकिन इस वक्त बस फाल्मा ही इस दवाई को बना सकता है। पर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इसकी सप्लाई को बढ़ाने में। फाल्मा ने अपने फादर को इम्प्रेस कर दिया था। वो बोलता है कि भले ही दवाई बन गई हो, लेकिन इसको रोकने के लिए इसके इन्फेक्शन को फैलने से रोकना होगा, और इसके लिए रॉयल कैपिटल के फार्मासिस्ट काफ़ी नहीं है। इसीलिए ब्रूनो सीधा पैलेस क्वीन से मिलने जाता है। वहाँ उसने क्वीन को इस बीमारी के बारे में सब बता दिया था। क्वीन सभी दरवाज़ों को बंद रखने को कहती है ताकि इन्फेक्शन कम से कम फैले। फाल्मा कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर हर दरवाजे पर इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। इसके लिए उन्हें कंपाउंडिंग फार्मेसी गिल्ड के सभी फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। क्वीन इसका ऑर्डर दे देती है। वो अपने एम्पायर के लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। हम देखते हैं कि सभी लोग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। फाल्मा ने एक एडवांस माइक्रोस्कोप भी बनाया है। फाल्मा पैरी से ब्लैक डेथ की दवाइयों के बारे में पूछता है। पैरी बताता है कि मटेरियल सभी के पास पहुंच गया है, अब वो लोग आसानी से 1000 से ज़्यादा लोगों का इलाज कर पाएंगे। फाल्मा पैरी को शुक्रिया कहता है और कहता है कि अगर किसी पे पैसे ना हो तो वो लोग फ्री में उसका इलाज करेंगे। पैरी भी कहता है कि वो लोग मिलकर ब्लैक डेथ को रोकेंगे। क्वीन भी परेशान है फेस्टिवल के दिन को लेके। उनके मिनिस्टर उन्हें बताते हैं कि सभी लोग अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने प्रीस्ट हेड साइमन को भी इसके बारे में बता दिया है, जो कि अपने तरीके से ब्लैक डेथ की सफाई करेंगे। तो एक मिनिस्टर बोलता है कि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो रही है। क्वीन सभी बातें सुन के बहुत ही खुश थी, लेकिन वो अभी भी सभी को सावधान रहने को कहती है ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। क्वीन उन्हें फाल्मा के सभी डिसीजन को फॉलो करने को कहती है, क्योंकि उसका डिसीजन हमेशा सही होता है। यहाँ दूसरी तरफ फाल्मा और एलन भी निकल पड़े हैं ब्लैक डेथ का सामना करने के लिए, मतलब कि नेदरलैंड से आ रही शिप्स का इंस्पेक्शन करने के लिए। यहाँ बहुत सारी शिप्स आई हुई थी और इन शिप्स में कहीं भी वो वायरस हो सकता है। फाल्मा वापस शहर आता है। डॉक्टर से उन शिप्स की इंस्पेक्शन की जो कल आई थी। ये काम काफ़ी सीरियसली किया जा रहा है। लगातार लोगों को क्वारंटाइन और आइसोलेट किया जा रहा है। फाल्मा कहता है कि थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत बड़ी प्रलय ला सकती है। अब फाल्मा यहाँ से एक शिप की इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है, लेकिन उस शिप के कैप्टन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसकी शिप का इंस्पेक्शन करने के कारण वो बहुत ही गुस्से में था। फाल्मा उसे शांत करता है और वहाँ मौजूद फार्मासिस्ट से बात करता है। वो फार्मासिस्ट फाल्मा को इंस्पेक्शन की रिपोर्ट देता है, लेकिन फाल्मा अपने तरीके से भी इस शिप की इंस्पेक्शन करता है, जिसके बाद वो कैप्टन से कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। कैप्टन काफ़ी प्राउड फील करता है।
फाल्मा कैप्टन को कुछ डॉक्यूमेंट देता है जो उसे नीचे दिखाने होंगे और उसने उसके क्रू मेंबर्स के लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी लिखे थे। अब जब फाल्मा और एलन वहां से जा रहे थे तभी दूसरी शिप का कैप्टन उन पर चीजें फेंकने लगता है। वो कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी अपना सारा सामान नीचे पहुंचाना है और तभी दूसरा कैप्टन कहता है कि पहले उसका सामान जमीन पर उतरेगा, जिस कारण उन दोनों में ही बहस होने लगती है। एलन को ये सब देख बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो दोनों का मुंह हमेशा के लिए चुप करने जा रही थी, पर तभी वहाँ कोई कैनन से हमला कर देता है। एलन की तो डर से हालत ही खराब होने लगती है। हम देखते हैं कि एम्पायर नेवी यहाँ पहुँच चुकी है और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ आके हमारे ही रॉयल फार्मासिस्ट के साथ तुम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। ये है कैप्टन जीन जो कि फाल्मा की फार्मेसी का रेगुलर कस्टमर है। जीन सभी को धमकी देता है जो भी फाल्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो वहीं इसी वक्त उसकी शिप डुबा देगा। सबकी फट जाती है। अब तो किसी के मुंह से चू भी नहीं निकल रही थी। फाल्मा कैप्टन का शुक्रिया करता है। वो कहते हैं कि ये तो उसका काम है और वो पूछते हैं कि फाल्मा की फार्मेसी कब खुल रही है। असल में जिन को फाल्मा की शॉप की सी कैंडी बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसको लेने से उसके किसी भी क्रू मेंबर को सी सिकनेस की प्रॉब्लम भी नहीं होती। वो तो फाल्मा को उन कैंडीज का बड़े स्टॉक का ऑर्डर देने वाले हैं। फाल्मा को ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फाल्मा उन्हें बताता है कि फेस्टिवल के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके कुछ देर बाद हम इन लोगों के बीच ब्लैक डेथ को लेकर डिस्कशन देखते हैं। एलन कहती है कि उसे तो लगा था ब्लैक डेथ बस एक कहानियां हैं। अगर फाल्मा नहीं होता तो वो तो इसका सामना ही नहीं कर पाते। इसके बारे में सोच के ही एलन घबरा गई थी। फाल्मा कहता है कि जस्ट चिल आउट गाइस, अपन यहीं पे चै। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि बताता है कि कुछ लोग इंस्पेक्शन से भाग गए हैं और वो लोग एक विलेज में भी घुस गए हैं। एलन हैरान होते हुए बोलती है, ये क्या बक रहे हो महाशय। वो आदमी बताता है कि वो लोग नहीं जानते कि वो लोग कहाँ हैं, पर एक व्यक्ति के मरने के बाद से ब्लैक डेथ बहुत तेजी से फैल रहा है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। फाल्मा इस नई मुसीबत को संभालने के लिए अकेला जा रहा था। एलन बोलती है कि वो यहाँ से नहीं जा सकता। अगर फाल्मा चला जाएगा तो शिप्स का इंस्पेक्शन कैसे होगा। लेकिन ब्लैक डेथ नाम की इस नई मुसीबत को रोकना भी जरूरी था। वो कहता है कि उसे एलन पे पूरा भरोसा है, उसके बिना भी वो सब कुछ संभाल लेगी। जिसके बाद फाल्मा अपनी छड़ी की मदद से उड़ के वहाँ से चला जाता है। रास्ते भर फाल्मा इस ब्लैक डेथ को लेकर ही परेशान हो रहा था। अचानक वो अपना बैलेंस खो देता है, जिस कारण वो एक पेड़ से टकरा जाने वाला था। पर हम देखते हैं कि फाल्मा उस पेड़ के आर पार ही हो गया। अभी भी फाल्मा को इस छड़ी के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। ऊपर से उड़ते हुए फाल्मा कुछ लोगों को विलेज छोड़ता हुआ जाता दिखता है। हम लोगों ने सुना कि वो लोग कह रहे थे कि विलेज में रुकना यानी डीमन के हाथों मारे जाना। तभी फाल्मा उनके सामने आता है और उन्हें वापस जाने को कहता है। वहाँ मौजूद लोग फाल्मा को बच्चा समझ के उसे ही भगाने लगते हैं। फाल्मा उन्हें कहता भी है कि वो उन्हें समझा देगा, अभी विलेज में वापस जाओ। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। वो कहते हैं कि वो अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। तभी एक आदमी कहता है कि ये बच्चा अचानक से सामने आ गया है, कहीं ये वही डीमन तो नहीं जिसने हमारे विलेज को श्रापित किया है। ये बात सुन के वो सभी लोग अपने हाथों में हथियार पकड़ लेते हैं। फाल्मा एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग अगर यहाँ से भाग भी जाएं तो भी वो इस बीमारी से बच नहीं पाएंगे। लेकिन वो लोग फाल्मा की बात पर यकीन करने को राजी ही नहीं थे, जिस कारण फाल्मा को मजबूरन पूरा विलेज बर्फ से ढकना पड़ता है ताकि बीमारी फैल ना सके। वो उन्हें समझाता है कि वो कैपिटल का रॉयल फार्मासिस्ट है और यहाँ वो उन सभी को ब्लैक डेथ से बचाने आया है। फाल्मा का रॉयल बैच देखकर वो हैरान हो जाते हैं। फाल्मा उन्हें फैल रही ब्लैक डेथ बीमारी के बारे में बताता है। लोगों की मौत हो रही है। फाल्मा कहता है कि अगर वो इस बीमारी को खत्म कर दे तो सब बच जाएंगे, लेकिन वो वादा नहीं कर सकता कि वो सभी को बचा लेगा, पर वो अपनी तरफ से पूरी जान लगा देगा। लेकिन अगर वो लोग उसकी बात मानेंगे ही नहीं तो वो किसी को बचा नहीं पाएगा। इसीलिए वो चाहता है कि सभी लोग एक एक करके उससे अपना इलाज करवाएं। इसके बाद फाल्मा उस विलेज के मेयर और वहाँ के फार्मासिस्ट से मिलता है। सारी बातें बताने के बाद वो लोग तय करते हैं कि विलेज को 3 भागों में बांटा जाएगा। एक हिस्से में इन्फेक्टेड लोग रहेंगे और एक हिस्से में वो लोग जो अभी के लिए सेफ हैं, और तीसरे हिस्से में वो लोग रहेंगे जिनका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है। यहाँ दूसरी तरफ एम्पायर नेवी भी परेशान थी। एक शिप है जो कि उनकी बात बिल्कुल नहीं मान रही। ये बात जानने के बाद कैप्टन सभी को चौकन्ना रहने को कहते हैं। तभी उन लोगों की नजर उस शिप पे लगे झंडे पर जाती है। ये मदद का झंडा था। जब उन लोगों ने शिप की जांच की तो उन्होंने देखा शिप के तो सारे लोग मारे जा चुके हैं।
क्रू मेंबर कैप्टन से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कैप्टन के पास अब कोई भी चारा नहीं है। ये वो लोग हैं जो इंस्पेक्शन से बच के भाग रहे थे। कैप्टन कहते हैं कि हमें शिप को डुबाना होगा। वो सभी को कैनन तैयार करने को कहता है। कैप्टन सोचते हैं कि अगर ये व्यापारी भागने की जगह अपना इलाज करवाते तो शायद सभी नहीं पर बहुत लोग इसमें बच जाते। वो फाल्मा की बात को याद करते हैं कि वो सबका इलाज करके सबको बचाना चाहता है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। कैप्टन को ना चाहकर भी उस शिप को डुबाने का ऑर्डर देना पड़ता है। अचानक सीन एक लेबोरेटरी पर जाता है। वहाँ के कुछ प्रोफेसर किसी एक प्रोफेसर की बात कर रहे थे जिसको निकाला जा रहा है। जिसको निकाला जा रहा है वो यही बूढ़ी अम्मा है, लेकिन वो अभी और काम करना चाहती थी। वो लोगों की मदद करना चाहती थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो उन्होंने खोज की है वो लोगों के लिए किसी भी काम की नहीं। तो अब उन्हें भी लगता है कि शायद अब उन्हें रिटायर हो ही जाना चाहिए। वो अपनी असिस्टेंट से कहती हैं कि वो बस इस चीज़ को लेके डरी हुई है कि उनके जाने के बाद इन ऑर्गेनिज्म का क्या होगा। यहाँ दूसरी तरफ फाल्मा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि उसे काफ़ी सारे सीरियस केसेस को हैंडल करना था। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ मौजूद फार्मासिस्ट पूछते हैं ये बच्चा कौन है। तब सैलमन के पुराने साथियों में से एक उन्हें बताता है कि जबान संभाल के बात करो, ये गॉड ऑफ मेडिसिन है। वो लोग फाल्मा को बताते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो ये पता करने में नाकाम रहे कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। फाल्मा इन पेशेंट्स को दवाई देने को कहता है और अपनी डिवाइन आई से सभी लोगों को एक साथ एग्जामिन करता है। यहाँ लगभग सारे के सारे ही इन्फेक्टेड हो गए थे। सिर्फ 2 लोग ही थे जो इन्फेक्टेड नहीं थे, उन्हें बस बुखार था। और चिंता की भी कोई बात नहीं है क्योंकि सबके लिए काफ़ी दवा है। अब फाल्मा अपनी डिवाइन पावर से सबका एक एक करके ट्रीटमेंट करने लगता है। इसमें काफ़ी समय लगता है। फाल्मा को रियलाइज होता है कि उनके पास दवाई तो है, लेकिन इलाज करने के लिए उनके पास प्रॉपर फार्मासिस्ट नहीं है। ये काम कोई नॉर्मल फार्मासिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए सारा काम फाल्मा को ही करना पड़ रहा है। और अगर फाल्मा एक ही जगह ज़्यादा वक्त बिताएगा तो ब्लैक डेथ फैलता ही चला जाएगा। तभी दूसरे फार्मासिस्ट वहाँ आते हैं जो कि बताते हैं कि उन्होंने दवाई दे दी है। इसके अलावा फाल्मा के पास इनके लिए यहाँ कोई काम नहीं है। वो उन्हें उन लोगों को ढूंढने को कहता है जो कि इन्फेक्टेड हैं और कैपिटल की ओर बढ़ रहे हैं। फाल्मा उन्हें ऐसे लोगों का सामान तुरंत जला देने को कहता है। ऐसा करने से इन्फेक्शन फैलने की रफ्तार धीमी हो जाएगी, जिसके बाद वो उन्हें दवाई दे सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एलन बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो कहती है कि वो लोग कितनी भी कोशिश कर लें वो फाल्मा जितने बेहतर नहीं हो सकते। उनसे यहाँ बहुत ज्यादा गलतियाँ हो रही हैं। एलन मारिया के आगे कह देती है कि फाल्मा के पास खास एबिलिटीज है, जो सुन वो कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि कैसी एबिलिटीज। एलन बात को संभालते हुए कहती है वो इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही उसके अंदर फाल्मा जैसा टैलेंट है। और ऐसे ही वो लगातार फाल्मा की तारीफें करी जा रही थी। मारिया उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि एलन बाकी सभी कामों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ लेती है और तेज़ी से काम करती है, जो कि फाल्मा नहीं कर पाता। एलन सवाल करती है मतलब मैं भी कुछ कामों में अच्छी हूँ। मारिया कहती है हाँ बिल्कुल, और मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिला है। यहाँ दूसरी तरफ हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं जिसको हमने लेबोरेटरी में देखा था। ब्रूनो ने उसे जरूरी काम से अपने ऑफिस में बुलाया है। उन प्रोफेसर को लग रहा था कि उन्हें काम से निकाला जा रहा है, इसीलिए वो ब्रूनो को थैंक्स कह रही थी उसे मौका देने के लिए। ब्रूनो कहता है कि अभी तुम्हें निकाला नहीं जा रहा, उन्हें अपने एम्पायर के लिए एक बहुत ही बड़ा काम करना है जिससे पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। वो प्रोफेसर एकदम हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि वो ये सब कैसे करेगी। ब्रूनो उन्हें बताता है कि उन्हें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक मेडिकल सब्सटेंस निकालना है। जब उन्हें उसके नोट्स दिखाए जाते हैं तो वो काफ़ी इम्प्रेस होती हैं। ये फाल्मा के बनाए नोट्स थे जिसको काफ़ी अच्छे से और डिटेल में लिखा गया था, और वो बताती हैं कि जिन मेडिकल सब्सटेंस का इसमें जिक्र किया गया है वो तो उनकी लेबोरेटरी में काफ़ी वक्त से पड़ी है। ब्रूनो एकदम हैरान हो जाता है। ब्रूनो देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये सब तो पहले से ही उनके पास थी, लेकिन अभी भी इनसे दवाइयाँ बनाना बाकी था। ब्रूनो उस प्रोफेसर का बजट बढ़ा देता है और कहता है कि अभी वो रिटायर नहीं हो सकती। वो प्रोफेसर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे होना भी नहीं था। तभी उनकी असिस्टेंट वहाँ आती है जिसने वहाँ सभी को एक ऐसी खबर दी जिसने सबको वहाँ हैरान कर दिया। वहाँ दूसरी तरफ विलेज में सभी लोगों का इलाज हो गया था। इसमें वाकई बहुत ही ज्यादा वक्त लग गया। फाल्मा ने यहाँ कई लोगों की जान बचाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको फाल्मा बचा नहीं पाया।
फाल्मा विलेज के लोगों को सतर्क करता है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इस बीमारी को रोकने के लिए उन्हें फाल्मा की मदद करनी होगी। फाल्मा ने बर्फ से इस विलेज को ढक दिया है और डिवाइन पावर की वजह से ये बर्फ पिघलेगी भी नहीं, इसीलिए यहाँ से इन्फेक्शन फैलना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी वो कहता है कि वो किसी भी जानवर को ना छुए और जो भी जानवर विलेज में घुसने की कोशिश करे उसे तुरंत मार दें और कम से कम उन्हें अभी भी 2 हफ्तों तक विलेज में रहना होगा। वो लोग फाल्मा का शुक्रिया करते हैं और फाल्मा वहाँ से उड़ के चला जाता है। रास्ते में वो ये सोच रहा था कि उसे यहाँ वाकई बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। तभी फाल्मा की नज़र उड़ते हुए काले धुएं पे जाती है। जब उसने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ चर्च के लोग मौजूद थे। ये लोग कैपिटल में कुछ सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो लोग तो वही कर रहे थे जिसके लिए उन्हें कहा गया था। हालांकि इनके सामान को तुरंत जला दिया गया था। फाल्मा उन लोगों को एग्जामिन करता है। ये सारे के सारे ही ब्लैक डेथ से इन्फेक्टेड थे। फाल्मा उनसे सीधा सीधा सामान के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि बग्गी में लकड़ियों के बने सामान थे और मसाले और सफ़ेद गिलहरियाँ। फाल्मा ये सुन एकदम हैरान हो जाता है। ये व्हाइट स्क्विरल को पैंटी आइलैंड से ही लाया गया है। पैंटी आइलैंड वही जगह है जहाँ से ये ब्लैक डेथ शुरू हुआ है और आज के वक्त में ब्लैक डेथ से वहाँ कोई भी नहीं बच पाया है। फाल्मा उनसे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि उन्हें पैसे दिए गए थे, वो तो बस अपना बोला हुआ काम कर रहे थे। वो बताते हैं कि उनके साथ 5 होली नाइट भी मौजूद थे। होली नाइट्स के बारे में फाल्मा कुछ नहीं जानता था। चर्च के प्रीस्ट फाल्मा को बताते हैं कि होली नाइट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइन आर्ट में ट्रेन किया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन वो रॉयल फैमिली या गॉड के रूप को ही प्रोटेक्ट करते हैं, तो इस काम में उनका होना बहुत ही अजीब बात है। अब फाल्मा सभी कड़ियों को जोड़ने लगता है। होली नाइट्स ही इस बीमारी को देश भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद क्वीन को जो बीमारी थी वो भी ब्लैक डेथ ही थी। शायद वो क्वीन को मार के देश में सत्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे, पर फाल्मा की वजह से वो नाकामयाब रहे, इसीलिए शायद वो पूरे देश को निशाना बना रहे हैं। वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब हमें दवाई दे दो, हम मरना नहीं चाहते। चर्च के प्रीस्ट फाल्मा को दवाई देने से मना करते हैं, लेकिन फाल्मा एक फार्मासिस्ट है और उसका काम सबको दवाई देना है। अब गॉड ऑफ मेडिसिन ने यह कहा था तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ दूसरी तरफ क्वीन तक ये खबर पहुँच चुकी थी कि इस बीमारी को एम्पायर में जानबूझ के फैलाया जा रहा है और ब्रूनो का मानना है कि वो कैपिटल में घुसने की कोशिश करेंगे। क्वीन सभी गेट्स को बंद करने का ऑर्डर दे देती है। यहाँ दूसरी तरफ शार्लॉट सभी में मास्क बांट रही थी। पैरी भी इंस्पेक्शन का काम कर रहा था, पर तभी उसे पता चलता है कि ब्लैक डेथ आ रहा है, सभी को आइसोलेट करना होगा। उसी वक्त कैसल का दरवाजा तोड़ के कैसल में हॉली नाइट घुसाते हैं। वहाँ अपने आप को बचाने के लिए भगदड़ मच जाती है। पैरी दवाइयों को बचाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड्स हॉली नाइट से लड़के उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉली नाइट्स के सामने उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। हम देखते हैं कि हॉली नाइट्स वहाँ एक बॉक्स खोलते हैं जिसके अंदर व्हाइट स्क्विरल मौजूद थी। वो अपने डिवाइन आर्ट से वहाँ एक टोर्नेडो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सारी स्क्विरल पूरे शहर में फैल जाती है। मौत के करीब से बचा पैरी जब उसे पता चलता है कि हॉली नाइट्स ने पूरे कैपिटल में स्क्विरल्स को छोड़ दिया है, वो तुरंत वहाँ से भागकर गार्ड्स के पास जाता है। उसे समझ आ गया था कि स्क्विरल्स के द्वारा ही ब्लैक डेथ को फैलाया जा रहा है। वो तुरंत पूरे कैपिटल में इमरजेंसी बेल बजाने को कहता है। कैपिटल की इमरजेंसी बेल बजा दी जाती है। पूरे कैपिटल में टेंशन का माहौल था। सभी को इस बेल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक आदमी जो शायद इन सब के पीछे वही है, उसका ऑरा काला था, वो इंसान नहीं लग रहा था। कैपिटल के टॉप से वो ये नज़ारा देख रहा था। जब क्वीन को पता चला कि कैपिटल पे हॉली नाइट्स ने हमला कर दिया है, वो बहुत ही गुस्सा होती हैं। लेकिन जब पूरी बात पता चली कि वो बस 5 हैं, तो ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। क्वीन उन्हें कुचल देने को कहती है, पर तभी ब्रूनो वहाँ सारी बात बताता है। ब्लैक डेथ बीमारी जिन शिप से यहाँ आई है वो नेदरलैंड से है, और जैसे हालात अब तक उनके सामने आए हैं, इससे जाहिर होता है कि ये जानबूझ के ये बीमारी फैलाई जा रही है। क्वीन बहुत हैरान होती हैं। उन्हें इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही, क्योंकि नेदरलैंड के साथ उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे थे और सिर्फ 5 होली नाइट्स के साथ हमला करना ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्रूनो को लगता है कि ब्लैक डेथ फैला नहीं है, बल्कि ब्लैक डेथ को बनाया गया है। ब्रूनो याद दिलाता है कि 3 साल पहले एक फार्मासिस्ट नेदरलैंड गया था, उसको कॉमनर बना दिया गया था। उसमें काबिलियत थी एक अच्छा फार्मासिस्ट बनने की। उसने इलाज करने के कई तरीके खोजे थे, लेकिन एक दिन उसे जिंदा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करते हुए पकड़ लिया गया।
ये कदम इंसानियत के बिल्कुल ही खिलाफ था। चर्च के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके डिवाइन आर्ट को सील कर दिया। उसे उसकी यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकाल दिया गया था। ब्रूनो बताता है कि वो जहाँ तक जानता है वो कई सारे वायरस पर रिसर्च कर रहा था। सभी लोग वहाँ सोचने लगते हैं कि आखिर वो शख्स था कौन। वो शख्स था ब्रूनो के स्कूल का कॉलेज का दोस्त कैमस। ब्रूनो वहाँ कहता है कि वो कैमस को रोकेगा और उसे खत्म कर देगा। यहाँ दूसरी तरफ गार्ड सफेद गिलहरियों को कैपिटल में फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे और कई गार्ड्स होली नाइट्स को भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हर एक चीज में नाकाम थे। होली नाइट्स बहुत ही ताकतवर हैं, उनके पास डिवाइन आर्ट है। लेकिन तभी वहाँ सैलमन आता है जो अपने होली मैजिक से सभी होली नाइट्स को पकड़ लेता है। यहाँ टेम्पल गार्ड्स और हेड प्रीस्ट को देख होली नाइट हैरान होते हैं। सैलमन कहता है, गॉड की दी हुई शक्तियों से गॉड के खिलाफ जाना ये बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। सैलमन डिवाइन पावर का यूज करता है और सभी होली नाइट्स को कैप्चर कर लेता है। यहाँ दूसरी तरफ शार्लोट और सेड्रिक बड़े ही परेशान थे। शार्लोट पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ कहीं पास धमाका होता है। शार्लोट कहती है कि हमें दवाइयों को बचाना चाहिए और वो बोलती है कि फाल्मा की फार्मेसी यहीं पास में है, वहाँ बहुत ही खतरनाक दवाइयाँ मौजूद है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरे कैपिटल पर तबाही आ सकती है। बस यही सोचकर शार्लोट घबराने लगी थी। सेड्रिक कहता है कि वो उसे खतरे में नहीं डाल सकता। अगर शार्लोट को कुछ हो गया तो फाल्मा को बहुत बुरा लगेगा। दुखी शार्लोट वहाँ प्रार्थना करने लगती है। तभी उसे आसमान से एक रोशनी जाती दिखती है। फाल्मा कैपिटल वापस लौट आया था। उसे कैपिटल ऐसी हालत में दिखेगा उसने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। फाल्मा अपनी डिवाइन आई से पूरे कैपिटल को देखता है। कैपिटल में ब्लैक डेथ काफी तेजी से फैल रहा था, पर वो ये देख ज्यादा घबरा जाता है कि ये स्क्विरल नहीं, उड़ने वाली स्क्विरल हैं, जिन्हें पकड़ना और उन्हें मारना एक बड़ी चुनौती होगी। वो उठ रहे काले धुएं की तरफ जा रहा था। तभी उसे अपने फादर ब्रूनो दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि होली नाइट्स को हरा दिया गया है और अब वहाँ के गार्ड्स उनसे उनका असली मकसद पूछते हैं। वो पूछते हैं कि वो ब्लैक डेथ को क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। होली नाइट कहते हैं कि वो ब्लैक डेथ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनसे जो कहा गया वो बस वही कर रहे हैं। वो बताते हैं कि उनके लोगों को बंदी बना लिया गया है। उनके पीछे एक ऐसा शख्स है जो पलक झपकते ही 1000 लोगों को मार सकता है। ब्रूनो उस होली नाइट से पूछता है, क्या वो एक आंख वाला आदमी है जिसके नीले बाल हैं और उसके चेहरे पर जलने का निशान है। होली नाइट एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि ब्रूनो एकदम सही कह रहा था। होली नाइट वहाँ अपना दम तोड़ देते हैं। उन्होंने अपना काम कर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि अब उनके लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ब्रूनो इनका अंतिम संस्कार करने को कहते हैं। फाल्मा ब्रूनो से पूछता है कि क्या वो जानते हैं कि इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। ब्रूनो बताते हैं कि एक ऐसा फार्मासिस्ट जिसके पास दिल नहीं है, कैमस, जो अब एक शैतान बन चुका है। इमरजेंसी बेल को रोक दिया जाता है, जो देख शार्लोट बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो फाल्मा की फार्मेसी की ओर दवाइयों को बचाने जा रही थी। यहाँ दूसरी तरफ होली नाइट्स का इज्जत से अंतिम संस्कार किया जाता है। सबको लग रहा था कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन तभी फाल्मा को एक अजीब एहसास होता है। वो अपनी डिवाइन आई का यूज करता है। उसे एक काली परछाई दिख रही थी। फाल्मा बिना कुछ बताए वहां से भागने लगता है। ब्रूनो भी समझ जाते हैं और गार्ड्स को कहते हैं कि घंटी बजाते रहो, कैमस यही मौजूद है। वो अपने एक्सपेरिमेंट का नतीजा अपनी आंखों से देखने आया है। यहाँ दूसरी तरफ शार्लोट देखती है कि फार्मेसी की खिड़कियां खुली हुई है। उसे लगता है कि फाल्मा वापस आ गया है। सेड्रिक फार्मेसी का लॉक खोलता है और शार्लोट अंदर चली जाती है। तभी सेड्रिक सोचता है कि दरवाजा बंद है तो खिड़कियां कैसे खुली हुई है। उसे समझने में देरी हो गई थी। दवाइयों के रूम में शार्लोट फाल्मा को ढूंढती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ कोई भी नहीं है। अब उसे वहाँ डर लग रहा था। वो खिड़कियां बंद करने जा रही थी, तभी सेड्रिक वहाँ आता है। उसने शार्लोट को डरा दिया था, लेकिन तभी सेड्रिक जमीन पर गिर जाता है और अब वो शख्स शार्लोट की तरफ बढ़ रहा था। फाल्मा भी फार्मेसी पहुंच गया है। फाल्मा अपनी डिवाइन आई का यूज करता है। उसे जमीन पर कोई पड़ा दिख रहा था और एक काली परछाई जो कि इंसान तो नहीं है। वो लोग फार्मेसी का दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं। कैमस वहाँ मौजूद था। उसे भी वहाँ एक पवित्र प्रेजेंस महसूस हो रही थी। ब्रूनो फाल्मा को सेड्रिक और शार्लोट को बचाने को कहता है। कैमस का सामना वो करेगा। वो कैमस पर आइस ब्लेड डांस मैजिक का यूज करता है, लेकिन कैमस को कोई हरकत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो हमला उसके आगे बिल्कुल ही बेकार था। हम कैमस का असली रूप देखते हैं, जो बहुत ही वाहियात दिख रहा था। ब्रूनो अब आइस लांस का यूज करता है।
कैमस भी अब अपना असली रूप दिखा रहा था और यहाँ फाल्मा एकदम हैरान है। जो पॉइजन शार्लोट और सेड्रिक के शरीर में मौजूद है, फाल्मा ने ऐसा जहर कभी नहीं देखा और अगर उसने देरी की तो वो दोनों को ही बचा नहीं पाएगा। ये एक जहर नहीं, कई सारे जहर थे। फाल्मा एक एक करके हर जहर को खत्म कर रहा था। यहाँ ब्रूनो का हर एक मैजिक कैमस की ब्लैक एनर्जी के आगे बेकार दिखाई पड़ रहा था, बल्कि अब वो ब्रूनो को एक तरफा कर रहा है। यहाँ फाल्मा को भी बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन आखिरकार वो दोनों के शरीर से जहर को खत्म करने में कामयाब रहा। यहाँ ब्रूनो कैमस के आगे एकदम बेबस हो गया था। कैमस कहता है, इंसान बहुत ही खूबसूरत होते हैं जब वो बीमारी से मरते हैं। जिसके बाद वो ब्रूनो को लात मार के दूर फेंक देता है और फाल्मा की लेबोरेटरी से एक बोतल निकालता है। वो कहता है जो खास इंसान बीमारी से लड़ सकते हैं वो आने वाले इंसानों की प्रजाति को ताकतवर बनाते हैं। बीमारियों से लड़ते हुए इंसान ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। वो फाल्मा की लेबोरेटरी की तारीफ करता है जहाँ ऐसे ऐसे जहर मौजूद हैं जिनका स्वाद चखना इंसानों का बाकी है। फाल्मा उस दवाई को गायब कर देता है। कैमस शॉक हो गया। फाल्मा कहता है कि वो इनको एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकता जिनका कोई यूज नहीं है। तुम इकलौते हो जिसकी बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। शार्लोट को हल्का होश आता है। वो फाल्मा को देखती है और कहती है कि वो दुखी दिख रहा है। वो कैमस को एक पंच मारता है। कैमस कहता है कि तुम मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हो, तुम भी तो मेरे जैसे हो, आखिर तुम सच्चाई को अनदेखा क्यों कर रहे हो। वो फाल्मा की तरफ 2 जहर की बोतल फेंकता है और सवाल करता है कि क्या बस वही है जो इस दुनिया के काम करने के तरीके को समझ सकता है। फाल्मा दोनों बोतलों को गायब कर देता है। वो कहता है कि मुझे भी कोई समझ नहीं पाता था, जल्द तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम भी मेरी तरह शैतान बन जाओगे। फाल्मा का हाथ बहुत तेजी से चमकने लगता है। वो एक और पंच मारते हुए कहता है कि वो लोगों को ठीक करना चाहता है। वो दोनों फार्मेसी को तोड़ते हुए बाहर आ गए थे। फाल्मा एक और पंच मारता है और कैमस जमीन पर चित हो जाता है। वो अपनी छड़ी से कैमस के अस्तित्व को ही मिटा रहा था। हम देखते हैं कि उस छड़ी से अनबिलीवेबल होली पावर निकल रही है जो कि पूरे कैपिटल को घेर रही थी। इस चमक को हर कोई देख पा रहा था। सैलमन गॉड ऑफ मेडिसिन की इस ताकत को पहचान लेता है। छड़ी की उन ताकतवर शक्तियों में से एक प्यूरिफिकेशन पावर जो हर एक बीमारी को खत्म कर देती है। फाल्मा अभी भी गुस्से में दिख रहा था। वो कैमस को बेवकूफ कहता है। ब्रूनो भी अपने दोस्त को उस इविल स्पिरिट से आज़ाद होते हुए देखते हैं। उन्हें इस बात की खुशी थी। शार्लोट फाल्मा को देख रोने लगती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि तुम्हारा स्वागत है। खैर इसके बाद फाल्मा सेड्रिक और शार्लोट का इलाज करता है और अब ब्लैक डेथ की महामारी को भी कंट्रोल में कर लिया गया था। इसमें एलन ने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया था। इन लोगों ने अब तक ब्लैक डेथ को ठीक करने के कई सारे तरीके ढूंढ लिए हैं। कंपाउंड गिल्ड की मदद से सभी में ये दवाइयाँ मुफ्त में बांटी जाती है, लेकिन बैरोन ने दवाई को लेने से इनकार कर दिया था। पैरी के जाने के बाद वो दवाई अपनी बीवी को पकड़ा देता है और अकेले में हम उसके चेहरे पे पछतावे को साफ देख सकते हैं। फाल्मा इस महामारी से सबको नहीं बचा पाया, लेकिन बहुत से लोगों को उसने बचाया है। फार्मेसी के ठीक होने का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। ब्लैक डेथ का डर लगभग कैपिटल से खत्म हो चुका है। 2 महीने बाद क्वीन भी डिक्लेयर कर देती है कि उनके कैपिटल से ब्लैक डेथ का अंत हो गया है। इस बात का जश्न पूरे कैपिटल में मनाया जाता है। अब तक फार्मेसी भी ठीक हो चुकी थी। आज उसके खुलने का दिन है। शार्लोट बहुत ही एनर्जेटिक दिख रही थी, जिसकी वजह से बाकी सब भी जोश में आ जाते हैं। वो कैंडी वाले अंकल फाल्मा से मिलने आते हैं। फाल्मा उन्हें पिछली बार के लिए शुक्रिया कहता है। सैलमन और पैरी भी उनसे मिलने आते हैं। वो कैंडी वाले अंकल शार्लोट के लिए तोहफा लेकर आए थे, जो देख शार्लोट खुशी से झूमने लगती है। खैर फार्मेसी को खोला जाता है, जहां हम देखते हैं कि बाहर बहुत बड़ी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। और इस तरह इस एनिमे का अंत होता है। इस एनिमे की एंडिंग को काफी अच्छी तरीके से रखा गया है। लगता नहीं है कि इसका कोई अगला सीजन आने वाला है। क्या आप इस एनिमे की कहानी को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। 85% लोग जो हमारी वीडियोस को अक्सर देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया ही नहीं है, तो ऐसा मत करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्द एक और अच्छे से एनिमे की कहानी के साथ।